आईएएस ऑफिसर बनने के लिए टफेस्ट टेस्ट क्यों देना पड़ता है और क्या होता है इसमें टफेस्ट? एक आईएएस या फिर आईपीएस बनने के लिए क्या सिलेबस है? आपने 14 टाइम्स मेंस लिखा, रिटन मेंस पेपर है ना लिखा और कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू तक भी पहुंच गए है ना, तो कितना हर्ट हुआ। आईएएस या फिर आईपीएस बनने के लिए क्या सिलेबस है? आईएएस का टेस्ट देने के लिए आपकी किस्मत ज़्यादा ज़रूरी है, लक लाइन ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपकी सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी है? ये एक ऐसा एग्जाम है, एक बार आप एंटर तो कर जाते हो पर फिर बाद में निकलना मुश्किल है। ये ऑलमोस्ट ड्रग एडिक्शन जैसा है, कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बहुत कम आईएएस आईपीएस निकलते हैं। आईएएस के ऊपर कितना प्रेशर रहता है एक पॉलिटिशियंस का, या फिर गवर्नमेंट का कितना प्रेशर रहता है, या लोगों का कितना प्रेशर रहता है कि वो अपना काम खुल के नहीं कर पाते। आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड, जहाँ पे हम आपको मिलाते हैं मेंटोर से, गुरुओं से, डॉक्टर से, आईएएस से, एस्ट्रोलॉजर से, आईपीएस से। आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूँ वो एक मेंटोर हैं, वो एक डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात, वो मेंटोर हैं आईएएस बनाने के लिए। उन्होंने आज तक 200 से भी ज़्यादा आईएएस ऑफिसर बनाए हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर के नाम से ही आप समझ जाते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल आईएएस को माना जाता है। इससे ज़्यादा पावरफुल किसी को नहीं माना जाता। आज हम जानेंगे विवेक राणा जी से कि आईएएस कैसे बनते हैं, आईएएस कैसे बनना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, और एक आईएएस बनने के लिए आप में क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। विवेक राणा जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे वर्दी इनफ समझा कि मेंटर्स में से आप मेरे साथ वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सिविल सर्विसेज, जो इंडिया के लिए हमेशा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रही है, उस पर हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को भी इंस्पायर करें और जो भी इस टाइम वॉच करें उनकी सारी जो है एम्बिग्यूटीज एग्जाम को लेके वो थोड़ी सी दूर हो पाए आपके। सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप एक गुरु हो, आप मेंटोर हो। सबसे बड़ी बात, आप हो डॉक्टर विवेक राणा जी, जो कि एक डेंटल हो, और डेंटल भी एक टॉपर डेंटल हो, है ना। आपने मेनी टाइम टेस्ट भी दिया, है ना। तो पहले तो मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी। एक डॉक्टर, एक आईएएस की तैयारी, फिर एक मेंटोर, ये जर्नी कैसी थी? जैसे कि मेरी इंटेंशन थी कि मुझे ना एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना था वैसे लाइफ में। कि मैं चाहता था कि लोगों की लाइफ को अगर हम सेव कर पाएँ क्रिटिकल मूवमेंट पे, तो उससे बड़ी मेरे ख्याल से कोई सर्विस नहीं हो सकती। पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सीट पे मेरा रैंक थोड़ा सा पीछे आया, तो मुझे आपके डेंटिस्ट्री ऑफर हुई नेशनल डेंटल कॉलेज में। और वहाँ पे जब मैंने एंटर किया तो मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे भी हम कैडावेयर पे डिसेक्शन कर रहे हैं, आपके ब्लड के साथ हमारा भी इंटरफेस हो रहा है। तो काफ़ी हद तक मैं कंटेंट था, और अपने बैच में मैं एक सीआर रहा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो एक लीडरशिप रोल में आपके जो टीचर्स थे उनका बहुत इंकरेजमेंट रहा। कॉलेज की जो अपर मैनेजमेंट थी उन्होंने भी मुझे एज ए लीडर ही उस ब्रीफ पीरियड में रखा आपके। तो उन 4-5 सालों में मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। और फिर हम जब स्लम्स में पेशेंट्स को ढूंढने जा रहे थे, हम चाहते थे कि डेंटिस्ट्री को ना ग्रास रूट लेवल पे लिया जाए, क्योंकि अभी हम देखते हैं ट्रेंड जो है सिर्फ अपर क्लास ही एंड मूवमेंट पे, या फिर जब हमें दांत निकलवाना होता है तब हम डेंटिस्ट पे जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही बोली। जब आपने डेंटल की बात की तो आई थिंक इट्स मतलब कॉस्टली ट्रीटमेंट है ना। और ये अगर आजकल तो जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए, आप अपनी स्माइल डिज़ाइन कर सकते हो, तो वो एक अपर क्लास या फिर रॉयल क्लास का है। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोअर क्लास या फिर जो झुग्गी झोंपड़ी है उनको फर्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास ना इतना पेशेंस नहीं है कि हम एक दिन आपके लिए निकाल के आए। और जब हमने उनकी लाइफ को देखा ना, तो हमने देखा बेसिक एमिनिटीज भी उनके पास नहीं है। तो अल्टीमेटली वहां से भी थोड़ा चेंज ऑफ हार्ट हुआ। मुझे लगा कि मैं डेंटिस्ट्री तो कर रहा हूँ, वहां पे तो मेरे को कोई इतना कंपटीशन भी नहीं है, और काफी हद तक मैं टॉपर भी रहा अकेडमिकली। इसका स्किल भी था, अकेडमिकली भी मैं टॉपर था, और लीडरशिप ट्रेट्स थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आईएएस में अगर मैं एंटर करूँ ना, तो सिर्फ मैं दांत की प्रॉब्लम को नहीं दूर कर सकता, मैं सोसाइटी में जो मैक्रो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बेटर वे में ट्रीट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मुझे एक टफ डिसीजन लिया कि फाइनल ईयर में कि मैं इंटर्नशिप के टाइम अपनी सिविल
सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। और वैसे मुझे वार्न किया गया था कि इस एग्जाम की गारंटी कुछ नहीं होती, कि आप अभी भी रिवीजन एक बार करके देख लो, नहीं होता तो वापस इस फील्ड में आ सकते हो। पर जब मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि इसमें कोई टर्निंग बैक नहीं है, और अपनी तरफ से मैंने अपनी जर्नी में 14 मेंस भी लिखे। इसका मतलब काफ़ी बार मैं क्लोज भी आया। मध्य प्रदेश में मैंने इंटरव्यू भी फेस किया, पर वही था कि डेस्टिनी को कई बार ना हम चेंज नहीं कर सकते, और मेरी डेस्टिनी में शायद दूसरों को बनाना लिखा था, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ किंग बनते हैं और कुछ किंग मेकर बनते हैं, आप वो किंग मेकर किंग मेकर कह सकते हैं। हाँ, पर हम चाहते हैं कि वो किंग ना बने, वो थोड़े से इस टाइम पे जो सिविल सर्विस की डिमांड है वो ऐसे ऑफिसर बने कि हमें भी थोड़ा प्राउड फील हो 10 साल 5 साल बाद, क्योंकि इनिशियली तो जब टॉप पर उनको बनाया जाता है तो हमें भी थोड़ा लगता है कि चलो हमने अपनी तरफ से वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी, पर कई बार हमें लगता है कि 5 साल या 10 साल बाद ना वो वैसे ऑफिसर नहीं बन पाए जैसा हम अगर एंटर करते तो बन जाते। तो इसकी वजह से अभी वही है कि एक राइट कैंडिडेट्स अगर सिस्टम भी पिक करे, राइट एस्पिरेंट्स मेरिट में जाने, तो एक सेटिस्फेक्शन रहती है। पर जब हम हमारी सेटिस्फेक्शन आपके लगे कि ऑफिसर भी वो सर्व नहीं कर पाया जो हम करना चाहते थे, फिर कई बार थोड़ा गिल्ट भी होता है कि शायद अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली होती शायद कुछ रिजल्ट्स बेटर भी हो सकते। पर वही है कि हमें फेट को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने 14 टाइम्स मेंस लिखा, मेंस है ना लिखा, और कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू तक भी पहुंच गए, है ना, तो कितना हर्ट हुआ? पहले हर्ट तो हुआ, क्योंकि देखो मेरा इसके पीछे सिर्फ इंटेंशन इतना था कि जब हम यूपीएससी एग्जाम से सिंगल टारगेट करते हैं तो उसमें कई बार ना आपके कैडर की एलोकेशन और जो रैंकिंग मैटर करती है कि आप कहाँ पे सर्व करोगे। पर मैं चाहता था कि मेरा फेट कोई एक एजेंसी डिसाइड ना करे कि आप कहाँ पे सर्व करोगे, तो इसलिए मैंने अब क्या किया कि मल्टीपल एग्जाम्स एक साथ देने शुरू किए। आइडली वो डिजायरेबल नहीं है, इसका मतलब मेरी तो आप कह सकते हो कि थोड़ा ग्रीड कह लो, कि मैं चाहता था कि 3 एग्जाम में से कोई एक अपनी चॉइस का मैं खुद चूज करूं। तो एक ऐसा मूवमेंट भी आया था, मेरे 5 मेंस एक साथ लिखे हुए थे, तो मेरे को ये लग रहा था 5 में से 2 या 3 तो शायद मेरी साइड होंगे, और फिर मैं अपने आप डिसीजन लूंगा कि मुझे मध्य प्रदेश जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, या पंजाब में आपके रहना है। पर वो फेट की ऐसी चीज़ थी कि उसमें से वो नहीं हो पाया एक भी मेरी साइड। पर मुझे उसमें जो एक्सपीरियंसेस मिले और जो लाइफ को प्रिपेयर किया, क्योंकि जब हार्डशिप्स आप फेलियर फेस करते हो ना, आप थोड़ा चेंज पर्सन होते हो, एक आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर चेंज हो जाता है। मेरी फैमिली में भी किसने IAS बनने के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई, मतलब उन्होंने इतना ट्राई किया कि उसके बाद जब हम उनसे पूछते थे कि भैया आपने इतना ट्राई किया, आप फेलियर में आए, तो आपका क्या रहा, वो कहते थे कि शायद लोगों की जब गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है, जब कोई रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होता है, उससे भी कहीं दर्दनाक था। हाँ, क्या ये सच है? नहीं, ये सच होता है, क्योंकि देखो अगर आपकी लाइफ में एक राइट इंटेंशन से आप उस ड्रीम को प्रिपेयर कर रहे थे और तब भी वो आपके नहीं हो पाए, तो ये ऑलमोस्ट उसी के इक्विवेलेंट है। जैसे हम कहते हैं किसी की लाइफ लूज हो गई, या फिर हम कह सकते हैं जब भी आप कह रहे हो कि गर्लफ्रेंड जैसे छोड़ गई, तो एक जो पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सेम सिविल सर्विस के फेलियर में भी होती है जब आप उसकी बिल्कुल क्लोज हो। जैसे इस साल हर साल इंटरव्यू में ना सिर्फ 1/3 कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है, तो वो 2/3 कैंडिडेट्स हैं ना, वो सिर्फ वही जानते हैं कि वो किस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं। इसका मतलब वो साइकिल रिपीट करनी ना 1 या 2 बार तो अच्छी लगती है, पर अभी जब इतनी मल्टीपल टाइम्स करनी लगे तो वो काफी हार्डशिप है। पर वो है कि आप धीरे धीरे इम्यून हो जाते हो, जैसे मेडिकल फील्ड में भी कोई वायरस। आई थिंक आपके लिए इट्स अ पॉजिटिव, क्योंकि रीजन था कि आप आज IAS बना रहे हो, है ना, IPS और IAS दोनों ही बना रहे हो। अगर खुद नहीं बने तो एटलीस्ट लोगों को वो सर्व कर रहे हो। हाँ, इसका मतलब कि कई बार ना कुछ ड्रीम्स हम अपने चिल्ड्रंस के थ्रू पूरा करते हैं, तो मेरे लिए वो स्टूडेंट सारे चिल्ड्रन हैं जो मेरा ड्रीम इनडायरेक्ट में हर साल बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जर्नी में थोड़ा सा जो पार्ट हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, जो किसी भी टीचर का होता है, उससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है जो फिर हम मनी के थ्रू या पावर के थ्रू गॉज नहीं कर पाते। एक हाई रिस्पेक्ट, जैसे हम किसी कैंडिडेट को बुलाते हैं जो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, वो सर कह के जब आपके पैर छू रहे हैं, आपके एक कॉल पे आपको रिवर्ट कर रहे हैं, अपने इंपॉर्टेंट इवेंट मैरिज फंक्शन में जब वो इन्वाइट करके हमें गेस्ट एक नेक्स्ट लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि चलो सोसाइटी में जो एक रिस्पेक्ट टीचर को मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा ही मिल रही है। और एक जो पर्सनल इक्वेशन हमारी एंड तक रहती है वो भी काफ़ी हद तक ट्राई करने वाली चीज़ है। एक IAS है ना, IAS एक ऐसी चीज़ है, मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी हैं, बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं, क्योंकि उड़ान से लेके बहुत सारे सीरियल्स हैं, एस्पिरेंट्स भी सीरीज आई है, बहुत अच्छे मूवी भी आजकल बनने लग गई हैं, मूवीज भी आने लगी हैं, है ना। तो मतलब IAS इंडिया का एक पावरफुल टेस्ट माना जाता है और टफेस्ट इन द वर्ल्ड, एम आई राइट?
तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए टफेस्ट टेस्ट क्यों देना पड़ता है और क्या होता है इसमें टफेस्ट? हाँ, जैसे कि इस एग्ज़ाम को ना थोड़ा सा मीडिया में भी हाइप ज़्यादा दे दी गई है कि ये टफेस्ट एग्ज़ाम है, पर अगर आप मुझसे पूछें कि ये असली में इतना टफेस्ट है तो इतना नहीं। इसमें एब्सोल्यूट नंबर्स की वजह से ऑड्स अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक टाइम था इसमें सिर्फ आपके 1 लाख बंदे अपीयर करते थे, फिर टाइम आया 3 लाख का, करंटली 11 से 12 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो जब 11 से 12 लाख जो फॉर्म भर रहे हैं और सीट सिर्फ 1000 हैं, तो इनडायरेक्ट वे में आपका सक्सेस रेशियो ना ऑटोमेटिकली प्रेजेंट किया जाता है कि लेस देन 1% है जब आप फॉर्म को भर रहे हो। तो उस ऑड्स को सुन के लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है। और करंटली वैसे पिछले 4-5 साल में यूपीएससी ने इंटेंशनली प्रीलिम स्टेज को काफ़ी टफ बना दिया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि थोड़े बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स जिनका राइट टेम्परमेंट है वो स्क्रीन आउट हो जाए। तो इसलिए कुछ गलत नहीं है कि हम पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है सीबीएसई आईसीएसई में ना एक होड़ लग गई है 99%, 100%, तब भी आप डीयू में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी की रियलिटी चेक है कि वही स्टूडेंट जब 3 साल बाद इस एग्जाम को दे रहे हैं तो उनके लिए 40% लेना भी टफ हो जाता है। इसका ना मार्किंग अगर आप स्ट्रिक्ट करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, अगर आप बहुत लिबरल करोगे परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो बेटर है कि हम थोड़ा स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स पे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब क्राइसिस कोई डिस्ट्रिक्ट फेस करेगा वही फ्लैग बेरर होंगे। कहीं ना कहीं प्रेशर तो उन पे प्रेशर होता होगा, एक है। नेक्स्ट लेवल की मेंटल प्रिपरेशन उनके पास होनी चाहिए। सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका जो आईएएस टेस्ट देते हैं ना, ये कितने टाइप्स का होता है, जैसे मेंस, इंटरव्यू, क्या जैसे है? इसमें उन्होंने पैटर्न को ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रखा है कि 3 स्टेजेस में बनाया गया। पहले तो फरवरी के मंथ में नोटिफिकेशन आएगी यूपीएससी की, जिसका अगर आपकी एज मिनिमल 21 है और आपके ग्रेजुएशन डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप एलिजिबल हो। उसके बाद फीस नॉमिनल है, गर्ल्स के लिए फ्री है, रिजर्व कैटेगरी के फ्री है, बॉयज के लिए भी नॉमिनल लेस देन 500 वो आपके रख देते हैं। फिर प्रीलिम स्टेज आपके मई के मंथ में होगी। जैसे इस साल मई 25 पहले से 1 साल पहले वो डेट अनाउंस कर देते हैं। तो उसमें आपके 2 पेपर्स होंगे, एक को उन्होंने बोला जनरल स्टडीज, दूसरे को बोला सीसैट। सीसैट में आपके ना सिविल सर्विस वो एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं। एप्टीट्यूड में वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पूछते हैं। जनरल स्टडीज में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो इसलिए आपको ना जीएस में तो देखो आपके मिनिमल थ्रेशोल्ड से ऊपर परफॉर्म करना होता है। सीसैट उन्होंने सिर्फ क्वालिफाइंग बनाया है, क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि उस पर्सन का एक एप्टीट्यूड है इस सर्विस को लेके, जिसको हम ट्रेन करें तो राइट वैल्यूज इम्बाइब हो पाए। तो इसलिए वो मैथ्स का जितना हाइप बनाया जाता है इतना है नहीं, काफी हद तक वो मिनिमल मार्क्स 67 हमें स्कोर करने आउट ऑफ 200। इसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ी हायर रखी है 1/3, वरना आप कोई और एग्जाम देते हो किसी यूनिवर्सिटी लेवल के कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां तक उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर 1/4 होती है। 1/3 का मतलब क्या है, आपको ऑलमोस्ट प्रिसीजन के थ्रू टॉपिक्स को ग्रेस्प करने और फिर उनको अप्लाई करने। ऐसा नहीं कि हम ब्लफ कर रहे हैं कि हम गैस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर को ना लाइफ में भी गैस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उनको डिसीजन लेना है कि अगर मान लो कि ग्राइट ब्रेक हुई पड़ी है, उसको हमें शूट एट साइड देना है या नहीं। इसलिए वो डिसीजन मेकिंग के लिए उन्होंने ऐसी चीज़ें रखी हैं कि हमें एक ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो आपके नेचर ऑफ जॉब को थोड़ा समझ सकें, उनको राइट ट्रेनिंग जब दी जाए वो ऑब्जेक्टिव वे में डिसीजंस आपके लिए। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव स्टेज को इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस उन्होंने बना दिया है करंटली। उसके बाद आता है इंटरव्यू। उसके बाद बस बीएच में मेंस आएगा, जिसमें वो रिटर्न आपके व्यूज देखना चाहते हैं कि ओवरऑल पर्सन पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम। ऐसे भी आएंगे, और ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है ना, उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होगा। मान लो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसी को बेस बना के अगर ये नहीं होता तो फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या इंपैक्ट होना था, या महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी कितनी रेलेवेंट करंट टाइम्स में है। तो वो आपके ओपिनियंस देखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑफिसर को देखो इतनी फाइल्स भी रीड करनी है, बनानी भी है, वो स्किल होना चाहिए, आपके खुद के व्यूज भी होने चाहिए हर टॉपिक पे। जैसे इस टाइम पे वॉर्स चल रहे हैं, इजराइल पैलेस्तीन या रशिया यूक्रेन, तो उनको एक ओपिनियन होना चाहिए कि उसका इंडिया पे क्या रैमिफिकेशन है। तो इसकी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव आपके डाइवर्स टॉपिक्स पे वो प्रिपेयर कराते हैं, और उसी में से वो एनालिटिकल और आपके कमेंट वाले क्वेश्चंस को डालते हैं। तो इसमें काफ़ी टफ स्टेज है, और काफ़ी हद तक उसमें चांस का स्कोप नहीं है। जैसे वरना ऑब्जेक्टिव में कई बार क्या है कि कोई पर्सन ना ब्लफ करके एक्सीडेंटल 2-3 मार्क्स से कट ऑफ तो क्लियर कर गया, और आप सेकंड स्टेज में ऐसे भाग नहीं सकते। बेसिकली आपको जहाँ तक मेरे को समझ आया, ऐसे वाला या फिर क्रिटिसिज्म लिखनी या फिर एप्रिशिएशन लिखनी है ना, कुछ भी। तो मतलब बेसिकली आप उस सामने वाला जो एग्जाम दे रहा है बच्चा, उसका मेंटल लेवल आप चेक कर रहे हो कि कैसा है, कितना पॉजिटिव है। और काफी हद तक ना देखो उनको डिफरेंट गवर्नमेंट्स को सर्व करना है। रूलिंग पार्टी तो हर 5 साल बाद चेंज हो जाती है, पर कंट्री को हमें लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी के लिए कुछ ऐसे ऑफिसर चाहिए तो 30 साल तक। राइट, आईएएस या आईपीएस नहीं चेंज होगा, पर रियल पावर बैकएंड पे वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो चेंज होते रहेंगे। पॉलिटिशियन का तो देखो आपके अपफॉल भी आता है, पर डाउनफॉल भी सडन आपके आ जाता है ना। तो इसकी वजह से वो आईएएस ऑफिसर हैं जो उनको एडवाइस करें कि ये पॉलिसी इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट हमें कंटिन्यू करनी है, चाहे वो नरेगा टाइप जॉब क्रिएशन हो, चाहे कोई अगर इसमें मैं ये कहना गलत ना समझूं कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिशियन को भी एक अच्छा आईएएस आईपीएस, एक इंटेलिजेंट आईएएस आईपीएस ही चला रहा है। तो जैसे हम कहते हैं, इसको आपने सुना होगा कि ना प्राइम मिनिस्टर के पास एक पीएमओ ऑफिस होता है, एक सेक्रेटेरिएट होता है, और जो सेक्रेटरी लेवल पे जो ऑफिसर हैं जिनको हम चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी ऐसे हायर रैंक कहते हैं, वो सब टॉप नोच ब्रेन्स हैं जिन्होंने अपने टाइम पे एग्जाम को किसी ना किसी टाइम टॉप किया था, अब वो प्रमोशन हो कि उस लेवल पे हैं। तो इसका मतलब उनको असिस्ट करने के लिए पॉलिटिशियन को जो बेस्ट माइंड्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको पता है कि लार्जर विजन में हमें क्या आपके डिसीजंस लेने हैं, बेसिकली वही डिसीजन ले रहे हैं। और इस टाइम पे तो करंट गवर्नमेंट ना काफी इंकरेज भी किया है, जैसे आप देखोगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वो खुद एक आईएफएस ऑफिसर है, जयशंकर जी, है ना। तो ऐसे बल्कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को आजकल वो एलिवेट भी कर रहे हैं करंट गवर्नमेंट, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमें थोड़े एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड, जिनको रिप्रेजेंट करना है वैसे लोगों का भी एक राइट मिक्स पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंट करें। बहुत अच्छा सर मैं अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप इंटरव्यू तक गए, आपने इंटरव्यू देखा, पहले तो मुझे ये बताओ कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस होते हैं? इंटरव्यू में क्योंकि मैं आपके ना थोड़ा आउटसाइडर प्रेजेंट हुआ, क्योंकि मैं यहाँ ट्राई सिटी का हूँ, तो मध्य प्रदेश वालों को लगा कि आप अपनी इतनी चंडीगढ़ वाले में जो पर्सन रह लेता है वो मध्य प्रदेश की डीप पॉकेट्स में, जंगल्स में या फिर रूरल में कैसे एडजस्ट करेगा। पर मैंने अपनी तरफ से पूरा कन्विंस किया था कि मध्य प्रदेश के पास इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, तो अल्टीमेटली मध्य प्रदेश को टॉप स्टेट होना चाहिए। आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, अभी भी आप टॉप की, जब किसी भी फील्ड की रैंकिंग्स आती हैं तो वहां पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, जबकि हम पंजाब में इतने छोटे से एरिया में आपके हाईएस्ट फूड ग्रेन्स कंट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो इसकी वजह से उन्होंने एक मूवमेंट के लिए पॉज तो लिया बोर्ड ने कि पर्सन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके लिए आ रहा है कि जॉब चाहिए, तो उनको था कि पर्सन शायद विजन के साथ आ रहा है। तो इंटरव्यू में भी उन्होंने मार्क्स तो ठीक दिए थे, पर मेंस में वो हिंदी एक ऐसा टॉपिक था जिसमें मेरे मार्क्स जो 10-15 नंबर जो कम रह गए थे। जो तो फिर बात इसमें बहुत अच्छा ऐड भी करना चाहूंगी। अभी ना आपने बोला हिंदी में नंबर्स कम आ गए थे, तो कोई भी अब आईएएस आईपीएस बनने के लिए मुझे लगता है पहले होता था कि इंग्लिश में कम आते थे, है ना। अब हिंदी में आ रहे हैं। जैसे मेरा हिमाचल में भी जो मैंने 4 मेंस लिखे, उनमें से उन्होंने 2 बार मुझे ना हिंदी में कम दिए, फेल ही कर दिया था। उसमें मेरे मार्क्स जूलॉजी में तो हाईएस्ट थे, 150 में से 130, तो उस टाइम पे वो हाईएस्ट थे, पर हिंदी में वो 40 से भी कम दिए थे। मैं आपको बताती हूँ, इस पे मैं अपनी डॉटर को भी लेना चाहूंगी इस एपिसोड में। एक्चुअली आई थिंक कि जो इस अब की जनरेशन है उसको इंग्लिश इतनी अच्छी आती है कि वो कहीं ना कहीं हिंदी को हमने साइड लाइन कर दिया है, जबकि आपके देखो मेन मेड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी होना चाहिए। जैसे अब बाकी कंट्रीज में चाइना है वो मैंडेरिन बोल रही है, फ्रांस वाले फ्रेंच बोल रहे हैं, और चाइना में तो आपको सामान भी नहीं मिलेगा। मेरे एक फ्रेंड जाते हैं चाइना से, बहुत सारा वो एक्सपोर्ट का जो वो करते हैं, वो कहते हैं आपको लैंग्वेज सीखनी मैंडेटरी है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आपको लैंग्वेज के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो मुझे लगता है कि जैसे अब हमारा पॉडकास्ट है ये इंग्लिश में भी हो सकता है, पर मैं कहते हिंदी में हमें ना लोग ज्यादा आइडिया बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं, और हमें थोड़ा प्राउड फील करना चाहिए। हिंदी कोई ऐसा नहीं है कि आप इंफीरियर, प्राउड फील करती हूं सर क्योंकि ये जरूरी चीज है। तो इसलिए कुछ गलत नहीं है कि जैसे मेरे केस में अगर हिंदी शॉर्टकमिंग रही तो वो ठीक है, इसका मतलब मुझे इम्प्रोवाइज करना चाहिए था, उस पे इम्प्रूव करना चाहिए। हिंदी भी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आपके साथ यहाँ, हिंदी अगर कोई आईएएस आईपीएस है उसको अगर हिंदी आएगी तो कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटीज लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करेगा, एक्सेसिबिलिटी ऑफिस की भी बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे सारे पढ़े लिखे और पॉलिटिशियन जिनसे आप डील करो ना वो भी कोई सुपर हाई फाई वाले नहीं है। नहीं, पॉलिटिशियन को भी छोड़ो, आपने जो भी आपके आले दुआले लोग हैं वो उतने पढ़े लिखे हो ही नहीं सकते, उनकी हिंदी में वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो इसलिए हिंदी कहीं ना कहीं कंपल्सरी है। तो यहाँ पे मैं सर से एक मैसेज लेना चाहूंगी, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड है तो वहाँ के स्कूलों को या टीचर्स को हिंदी पे भी जोर देना चाहिए। हिंदी पे जोर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये प्राइमरी लैंग्वेज रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज में भी एक टाइम था इसको नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस देना चाहते थे, पर फिर हमें लगा कि सदर्न स्टेट्स को लगा कि नहीं ऑफिशियल तक रखो, तो हम उसको नहीं बना पाए। पर वैसे इस टाइम पे करंट एक डिकेड में कह सकते हो हिंदी को काफी प्रमोट किया जा रहा है, और जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए आपके ऑफिशियल लैंग्वेज टाइप वो आपके मिल रही है। पर वो है कि लोगों को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। मतलब आईएएस बनने के लिए आपको अपनी मदर टंग या हिंदी सीखनी बहुत जरूरी है। ठीक है सर, अब आते हैं, आपने इंटरव्यू का लिया है ना, मैं अब जानना चाहूंगी कि इंटरव्यू हो गया, आप टेस्ट क्लियर हो गया, उसके बाद होती है ट्रेनिंग, है ना। तो ये ट्रेनिंग्स क्या किस चीज़ की होती है? ट्रेनिंग में वो चाहते हैं कि अब आपके ना ब्राइट माइंड और आपका टेम्परमेंट तो है, आपके पास राइट एप्टीट्यूड है, अब वो चाहते हैं कि अब आपको ना ट्रांसफॉर्म करें एक स्टूडेंट से ऑफिसर में।
तो इसकी वजह से उसके लिए आपको स्किल्स इम्बाइब कराना चाहते हैं कि चाहते हैं, जैसे उन्होंने एक एथिक्स का पेपर भी इंट्रोड्यूस कर रखा है कि एक ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, इनिशिएटिव ले, तो वो एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है। जैसे इसके लिए मसूरी में लबासना करके उन्होंने इंस्टीट्यूट कर रखा है, स्टेट वालों के अलग हैं, किसी का हिप्पा है, पंजाब वालों का मैक्स हिप्पा आपके है, इसलिए हर जगह उनकी इंटेंशन यही होती है कि सेमिनार डिस्कशंस के थ्रू, आउटडोर एक्टिविटीज के थ्रू आपको एक रियलिटी चेक भी दिया जाए। जैसे उन्हें एक भारत दर्शन काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आपको पैन इंडिया ही वो ट्रैवल आपके कराते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, ट्राइब में भी आपको रुकवाएंगे, एग्रीकल्चर सेटअप पे भी, मॉडर्न से मॉडर्न पॉश सिटी में भी, और आपको एक पर्सपेक्टिव वो चेंज करते हैं। जैसे कि मेरे केस में तो क्या हुआ, जब मैं एग्जाम्स इतने स्टेट्स के दिए, तो ट्रैवल से बेस्ट आपके एक्सपीरियंस कोई नहीं आपके दे सकता। इसलिए कहीं पर हम टेक्स्ट बुक्स रीड कर रहे हैं, पर जब आप ग्राउंड में नहीं निकलोगे, रियलिटी फेस नहीं करोगे ना, तो आपको चीज नहीं होगा, बुकिश नॉलेज। राइट सर, ये चीज़ मैं बिल्कुल फुल ऑन एग्री करती हूँ। जब तक आप आंखों से देखी हुई चीज़ हमें हमेशा याद रहती है, जबकि सुनी हुई चीज़ें कई बार हमारी मिसप्लेस हो जाती हैं, क्योंकि वो हमें अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ पाती, पर देखी हुई चीज़ कभी आप भूल नहीं पाते। ये ऐसे एक मूवी भी आपने दृश्यम में उन्होंने इसी थीम पे बिल्ट आपके की थी, अजय देवगन की, कोई चीज हम देखते हैं तो माइंड में कैप्चर हो जाती है, जैसे कि उसने टिकट को वो सबको बार रिपीट कर करके डेट भी उसने दिमाग में बिठा दी। इसलिए हमारी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा फ्लॉ ये रहा है कि हमने ना उसको बुकिश थोड़ा सा बना दिया है, प्रैक्टिकल और स्किल वोकेशनल को हमने थोड़ा साइडलाइन कर दिया है। तो इसका मतलब हम भी एजुकेशन की न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई है, पर अभी भी स्कोप है उसको और हम अपडेट करके स्टूडेंट्स को ना रियल लाइफ प्रैक्टिकल का, जैसे आजकल तो देखिए आपके ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीजें भी आ गई हैं, तो अर्ली स्टेज पे हम एक्सपोजर दें, टैक्स कैसे भरना है, वो शायद ज्यादा बेटर आपके रहेगा एज कम्पेयर टू हम बुकिश के वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या कुछ। कल ना मैं एक रील देख रही थी जहाँ पे जापान की स्टडीज के बारे में आ रहा था, जापान के स्कूल्स वगैरह में देख रही थी। वहाँ पे बच्चे खुद स्कूल जाते हैं, वो भी मेट्रो के थ्रू। वहाँ पे कोई भी जापान में कोई भी बसेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चे मेट्रो के थ्रू अपने आप स्कूल जा रहे हैं, अपने आप छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मतलब वो स्कूल की सफाई भी खुद कर रहे हैं, उसमें कोई उनको शर्म नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस आना बहुत जरूरी है। जापान सबसे आइडल केस स्टडी है कि जैसे उनका हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स भी जब आता है ना, वो सेकंड रैंक पे है, हर कंट्री उनको वेलकम कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत ही ट्रेंड सिटीजन्स हैं जो जहाँ पे भी जा रहे हैं अपनी पॉजिटिव वाइब से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके जाएंगे। जबकि हम इंडिया या किसी और कंट्री का देखते हैं कई बार तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल देखते हैं कि कई कंट्रीज में वेलकम ही नहीं करना चाहती। जैसे इंडिया को करंटली सिर्फ 58 कंट्रीज ने वीजा ऑन द स्पॉट दे रखा है, बाकी कंट्रीज पहले स्क्रूटनाइज करती हैं, उनको लगता है कि पर्सन राइट इंटेंशन से नहीं आ रहे, वहीं रुक जाएंगे ना। तो इसका मतलब अभी हमें वो चीज़ों को ना स्टार्टिंग से जापान मॉडल को अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पे इंप्लीमेंट करें तो शायद बेटर आउटकम मिल सकती है, क्योंकि अभी हम ना राइट्स की बात तो करें पर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नहीं है। क्लीनिनेस को लेके हम बहुत कैजुअल, जैसे आपने राइट्स की फंडामेंटल राइट्स सबको पता है, पर ड्यूटीज के नाम पे साइलेंट हो जाते हैं, तब तक नहीं पॉसिबल है ना। सर बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। सर अब आती हूँ मैं बात पे सिलेबस है ना, तो एक IAS या फिर IPS बनने के लिए क्या सिलेबस होता है? सिलेबस में जैसे कि ना इसमें आपके उन्होंने चाहा है कि कोई पर्सन जो कोचिंग नहीं भी अफोर्ड कर पाए, वो ऐसा ना उसको लगे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थी, मैं तो ड्रीम याद रह गया। तो यूपीएससी ने बहुत एक अच्छी चीज की है कि उन्होंने एनसीईआरटी बुक्स जो बहुत ही नॉमिनल होती हैं, उनमें जो टॉपिक्स मेंशन है 6 से लेकर 12 तक, उनको बेस बनाया है। वो कहते हैं कि हम कभी भी टॉपिक डालेंगे ना, वो रैंडम केबीसी की तरह नहीं है कि आपको एक दिन वो मूवी का कैरेक्टर पूछ रहे हैं, कभी वो आपसे पूछ रहे हैं मिस वर्ल्ड कौन है। वो आपके क्या करेंगे, जो टॉपिक्स मेंशन है जो आप पढ़ते आ रहे हो 6 से 12 तक, उनको बेस बना के थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन करंट अफेयर से लिंक करके डाल लेंगे। इसका मतलब कि आप कह सकते हो कोई पर्सन अपने आप भी प्रिपेयर करना चाहे ना, वो स्टार्ट तो कर सकता है सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स लेके और एक लीडिंग न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो कर। जैसे आपने बोला कि एक IAS बनने के लिए लीडिंग न्यूज़पेपर चाहिए, पर प्लीज कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम बताओ। वैसे तो देखिए आपके ना यूपीएससी सर्कल में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनको काफी ज्यादा रेप्यूट मिलती है, पर वैसे यूपीएससी की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं कि हमने उसी में से टॉपिक डालना है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी न्यूज हो जो हर रीजनल न्यूज़पेपर में भी हो, क्योंकि हर जगह ये पैन इंडिया ये न्यूज़पेपर की भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में जो न्यूज़ आ रही है वो उसी को बेस बना के क्वेश्चन को फ्रेम आपके करते हैं। इसका मतलब अगर आपका लैंग्वेज मान लो कि लोकल है, पंजाबी है ना, या फिर किसी का मराठी है, तो उनको ये पैनिक नहीं करना कि इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर तो हमारे पास आ ही नहीं रहा, हम कैसे उसको करेंगे। वो न्यूज़ जब इसरो की वेबसाइट वो जा रही है सैटेलाइट, तो वो सब रीजनल में भी आएगी। इसलिए वो वैसे टॉपिक्स को पिक करेंगे जो रीजनल में भी कवर हो, मैक्रो टॉपिक्स वो डाल देंगे। एक क्वेश्चन ना मेरे बहुत बार आता है दिमाग में, जैसे हमने करंट अफेयर्स के बारे में बात की है ना, सपोज करो कि आपका कल टेस्ट है, तो आज कुछ जैसे अभी अभी अडानी के ऊपर इशू हो गया यूएसए से लेके जो भी था उसका कुछ इश्यूज हुए है ना, तो
क्या ये नेक्स्ट पेपर में हो सकता है कि नो इट्स नहीं, नॉट इसमें पॉसिबल? अल्टीमेटली यूपीएससी ने एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉलो किया, जैसे कि वो आपके कहने कि हमने प्रीलिम्स का एग्जाम मई 25 को लेना है। हाँ तो जी। उनके अकॉर्डिंगली जो फ्रेश एस्पिरेंट जो अगले साल एम कर रहा है, उनको आपके मेंटली मई 26 से लेके अगले मई तक जो हैपनिंग्स हुई हैं एक साल की, वो उसको करंट अफेयर का टैग दे देते हैं। तो इसका Okay. मतलब आपको एक साल करंट हैपनिंग्स को डिटेल्ड में फॉलो करना है। ओके, इसका मतलब आप मतलब ये भी एक हाँ, सिलेबस सिलेबस है, क्योंकि वो हाँ। चाहते हैं कि देखो कोई न्यू एक पुराने एस्पिरेंट जो 5 बार 6 बार टाइम दे रहे हैं उनको तो एडवांटेज हो गई। वो चाहते हैं नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। जो करंट अफेयर टॉपिक है उसकी टाइमलाइन हम कोशिश करेंगे कि 1 ईयर वाली, वहाँ आइसोलेटेड क्वेश्चन हो सकता है 1.5 साल या कोई 2 साल वाला हो, पर इतना मैक्रो टॉपिक होगा वो वैसे भी उस एक साल में कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि ये सीबीएसई या हाँ एनसीईआरटी जी। से रिलेटेड होता है हाँ, सिलेबस, सिलेबस और होता है। करंट करंट अफेयर्स को बहुत अगर जरूरी है। आप लिंक कर पा रहे हो, मान लो कि कोई आपकी फ्रीडम फाइटर न्यूज में थे, तो आपको थोड़ा सा उसको लिंक करना आना चाहिए कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही थी, क्योंकि कुछ चीजें होंगी जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं पर कुछ करंट वे में सडनली एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमें वो इंटरलिंकेज जो करना सीख गया कि मेरे को न्यूज़पेपर के करंट अफेयर से टॉपिक फिल्टर करके स्टैटिक पार्ट्स मैंने लिंक कर लिया, फिर उस पर वो चीज़ बननी शुरू हो जाएगी। जैसे इस टाइम पे चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, तो चीता के बारे में उन्होंने माइनर सा लिखा होगा कि बिग कैट है, इंडिया में 1947 में मिलती थी, पर अब उसका करंट पार्ट क्या है कि इंडिया में जब वो एक्सटिंक्ट हो गई थी ना, अब हम अफ्रीका और नमीबिया से ले आए थे, हाँ मोदी जी लेके हाँ जी, आए वहाँ थे। उनके बर्थडे पे ही। तो वो फिर आपकी ना एक बिग कैट अलायंस टॉपिक करंट अफेयर में एक्टिवेट हो गया, क्योंकि कौन कौन सी बिग कैट है, जैगुआर है, प्यूमा है। तो उसका मतलब आपको ना वो लिंकेज करनी, क्योंकि कहने को टॉपिक को एनसीईआरटी में एक वर्ड में लिखा हुआ है, पर उसके बारे में वो करंट पर्सपेक्टिव नहीं है, तो वो न्यूज़पेपर से हमें मिलेगा। इसलिए करंट अफेयर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और तीनों स्टेजेस में, चाहे आपकी इंटरव्यू क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो, करंट एग्जाम्पल्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अगर मैं इस चीज़ को, आपके सारे टॉपिक को समझ पा रही हूँ, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है ही। एनसीईआरटी जैसे टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसके साथ हमें चलना होगा, क्योंकि वो अब होगा। चाहेंगे कि जो रिसेंट एडिशन है उसको बेस बनाएंगे। तो इसका मतलब हमें अप टू डेट वाली एनसीईआरटीज को ही फॉलो करना है। जैसे एनसीईआरटी के साथ साथ जैसे कोई भी बुक में कुछ भी लिखा है, हाँ वो जी। थोड़ा है, जो करंट अफेयर में वो ज्यादा है ना? और फिर उसको हमें धीरे धीरे प्रेपरेशन में ना ग्रो करना है जब तक एग्जाम क्लियर ना हो, क्योंकि वो कहना भी गलत है कि सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। हर टेक्स्ट बुक की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बुक भी है। जैसे हम कहते हैं पॉलिटी की एनसीईआरटी के अलावा हमें ना लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी की एक जीसी लियोंग है। तो इसका मतलब हर सब्जेक्ट की एक पॉपुलर बुक्स भी हैं जो हमें प्रिपरेशन की धीरे धीरे वैल्यू ऐड करनी। इसका फॉर स्टार्ट पहले आपने फाउंडेशन लेवल पे एनसीईआरटीज कवर की, फिर उसमें थोड़ा सा प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन आपकी की। वो काफी हद तक टीचर्स आपको गाइड करते रहेंगे। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अभी हमने बहुत सारी टॉपिक पे बात की, अब बात आती है कि जब हमने आईएएस या आईपीएस की तैयारी करनी है तो उसके लिए सिर्फ लर्निंग ज़रूरी है कि उसके लिए आपको रिटन में नोट्स बनाना ज़रूरी है? तो क्या चीज़ ज़रूरी है? जैसे कि इसमें ना आपकी एक बैलेंस फिर से कीवर्ड आता है कि हमें देखो पहले तो एक बेसिक आईक्यू तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखो, एंशिएंट हिस्ट्री के पुराने राजा से लेके केमिस्ट्री के डिफिकल्ट वर्ड या फिर इकोनॉमिक्स की टेक्निकल टर्म जीडीपी जीएनपी उनको डिफरेंशिएट करना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना आईक्यू के तो नहीं होगा। इसका मतलब एक लर्निंग कैपेबिलिटीज जो सेरिब्रम में सभी के पास है बेसिक वाली, वो तो होनी जरूरी है। पर उससे ज्यादा मैटर क्या कर रहा है कि एक राइट टेम्परमेंट, कि आप कंसिस्टेंट कितने हो। क्योंकि कॉलेज में अब आजकल ट्रेंड क्या है कि बच्चे एक दिन पहले 18 घंटे स्लॉग करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, पर यहाँ पे वो मैटर नहीं कर रहा है। आप चाहे एक हफ्ता 24 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, पर जो एक स्टूडेंट एक साल 5 से 6 घंटे कंसिस्टेंट कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी। इसका मतलब एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो सिंसियर है अपने एफर्ट्स में, उसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो आपके शॉर्ट टाइम एक वो में ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। क्योंकि इनको वैसे पर्सन चाहिए कि डिपार्टमेंट चेंज होता रहे, वो अपनी तरफ से अडेप्ट करके उस चीज़ को मैनेज आपके कर पाए। आईएएस का टेस्ट देने के लिए आपकी किस्मत ज़्यादा ज़रूरी है, लक लाइन ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपकी सिर्फ हार्ड वर्क ज़रूरी है? जैसे मेरा तो यही मानना था कि 99% हार्ड वर्क होना चाहिए, 1% लक। पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स कई बार नहीं मेकअप कर पाते। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देखिए 10% हम कह सकते हैं कि आपके लक के स्टार्स भी थोड़े काम करने चाहिए, वरना फिर आप नहीं भी कर पाओगे, आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। इसका मतलब क्लोजर भी बहुत जरूरी है इस एग्जाम में, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है एक बार आप एंटर तो कर जाते हो पर फिर बाद में निकलना मुश्किल है। ये ऑलमोस्ट ड्रग एडिक्शन जैसा है। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो अपनी लाइफ के 6-6 साल 8-8 साल 10-10 साल इस प्रिपरेशन में इन्वेस्ट। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है सर, मुझे ये बताओ आपके कितने बार टेस्ट दे सकते हैं हम?
टेस्ट जैसे कि ना इन्होंने यूपीएससी ने रखा है कि आपकी मिनिमल एज 21, अपर एज 32, उस वाले टाइमलाइन के बीच में जनरल कैंडिडेट्स को उन्होंने 6 अटेम्प्ट्स दे दिए। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल, चाहे 22 में दो चाहे 28 में दो, आपके पास 6 अपॉर्चुनिटीज हैं करंट वाले सिस्टम में। हमारे टाइम वो 4 वाली होती थी, तो 6 टाइम हो 6 गया, टाइम दे है सकते ना? हैं। तो 6 टाइम मीन्स 6 ईयर्स, एम आई राइट? 6 ईयर्स, है ना? तो क्या ये राइट वे है, या फिर प्लान बी लेके भी चलना प्लान बी बहुत जैसे जरूरी? कि इसमें अब हाई टाइम है क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, हमें ना राइट टाइम पे एक्टिवेट करना चाहिए। जैसे कि आपका ये नहीं कि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो मैं तो 6 अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा, क्योंकि आपके जो साथ वाले पीयर ग्रुप हैं उनकी जॉब भी लग जाएगी, हो सकता है वो मैरिज में सेटल भी हो जाए, फैमिली से भी प्रेशर होगा, और 6 ईयर्स किसी एक एग्जाम को सिर्फ ईगो बैटल बना के फाइट करना, वो कोई इतना मेरे ख्याल से डिविडेंड वाली चीज़ है। वो तो एग्जाम में ना, ये आपके पहले सिस्टम ठीक था कि 4 अटेम्प्ट होते थे, क्योंकि अब रिफॉर्म जब नेक्स्ट सिविल सर्विस के आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो इस अटेम्प्ट्स को 3 कर देंगे, क्योंकि 3 में ठीक है कि पर्सन ना रिटर्न कर सकता है। जब आप 6 ईयर का गैप ले रहे हो अपनी ओरिजिनल फील्ड जिसमें आप ब्राइट थे, क्योंकि अल्टीमेटली वही बेस्ट ऑफ द वो माइंड खत्म कर रहे हो थे, गई। वो खत्म होगी, क्योंकि वो 6 साल में काफी डेवलपमेंट्स आ जाएंगी, आप अपने आप को ना उसमें एक्लेमेटाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस एग्जाम को हमें 3 अटेम्प्ट्स तक अगर हम दें तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 3 टाइम्स में, है ना? क्योंकि एक ये ऐसा एग्जाम है जो पावरफुल माना जाता है, बहुत मतलब लोग पैशनेट हैं इसके लिए, है ना? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्लियर ना करने से तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कुछ ऐसे प्लान्स होने चाहिए आपके होने पीछे? चाहिए। जैसे कि ये आपकी ना एक एस्पिरेंट सीरीज थी, उसमें भी उन्होंने प्लान बी वर्ड वहीं से ये पॉपुलर हुआ, वरना वैसे भी हमारे टाइम में, जैसे मेरे टाइम में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था तो काफी हद तक मैं टॉपर था अपने इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी नॉलेज को अपने तरफ क्यों लिमिट रख रहे हो, आप इसको शेयर करना शुरू करो, आप एज इसको हॉबी ले लो कि आपके पास बीच में, क्योंकि आप मेंटोर बने। मेंटोर में साथ बन गया। इसलिए मेरा प्लान भी एक्सीडेंटल हो गया। मेरी इंटेंशन थी चलो मैं 2-3 मंथ कुछ बैचेस, यार इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है, मैं चाहता था कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में शेयर करूं, एक पॉजिटिव आइडिया लोगों तक इन्वायरमेंट का पहुंच जाएगा। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को लाइफ में टीचर बनना है, मेंटोर बनना है। पर जब मैंने वो करना शुरू किया और फिर मैंने देखा कि उसमें मैं एक्सेल कर रहा हूँ और फिर उसमें धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा हूँ एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए जब वो विंडो एकदम से क्लोज हुई, 5 में से एक भी नहीं निकला, तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है। अगर मैं उस टाइम शुरू करता, मैं धक्के फिर खाता, फिर वो अलग बात थी। इसका मतलब ना आपको टाइमली वो डिसीजन ले लेना चाहिए कि ये अनप्रेडिक्टेबल फील्ड है, इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड भी कई बार एक्सीडेंटली नहीं हो पाएंगे किसी भी रीजन की वजह से। एक चीज़ और आती है, आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, देखी तो होगी, है ना? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बहुत कम IAS IPS निकलते हैं। जब बात आती है बिहार की, जब बात आती है यूपी की, मध्य प्रदेश की, इन 2-3 स्टेट में, और राजस्थान में भी है ना, बहुत सारे फीमेल्स का कम है, पर वैसे ओवरऑल बहुत है। हाँ, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। क्या रीज़न क्या है? रीज़न इसमें मल्टीपल हम कोट कर सकते हैं। एक तो देखिए उनका ना ज्योग्राफिकल एक्सटेंट काफ़ी बड़ा है, तो हमारी ये स्मॉल स्टेट्स हैं, उनका तो एक 2 डिस्ट्रिक्ट का साइज लें इतनी हमारी वो यूटी बन जाएगी। तो इसका मतलब उस एंगल से हम देखें ना, उनके पास एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज के साथ पॉपुलेशन एडवांटेज है, तो इसलिए एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं वो आपके उनके ज़्यादा हैं। सेकेंड है कि वहाँ पे जो ये ड्रीम है IAS का ना, वो बहुत अर्ली इनिशिएट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉवर्टी और जो लोअर मिडिल क्लास है उनको पता है कि अगर हमें सर्वाइव करना है, आपके इन्फ्लुएंस में आना है, तो ये एक फेयर एग्जाम है। इसलिए लोगों को लगता है कि यूपीएससी क्रेडिबिलिटी अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो, तो इस साल बस एक पूजा खेड़कर इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो कंट्रोवर्सी थोड़ा सा दाग लगा है, वरना ओवरऑल आप देखो काफी फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम है। ये मैं कंट्रोवर्सी जानना चाहूंगी आपसे। हाँ, जैसे उसमें हुआ था कि उन्होंने ना अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट ब्लफ कर लिया था, उन्होंने आपकी ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप के अंडर वो उसको मैनिपुलेट करके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स दिए, तो उनको अब डिसमिस कर दिया गया है। हाँ, तो पर अल्टीमेटली उससे लोगों को क्वेश्चन मार्क आ गया, किसी ने हायर एग्जाम में भी आपने वो कैसे आपका सिस्टम बाईपास कर लिया, इसका पावर इन्फ्लुएंट अब इस फील्ड में भी इनडायरेक्ट वे में लॉबिंग आपके कर रहे हैं या कुछ, तो उस एंगल से। पर वरना देखो एक कॉमन पर्सन को लगता है कि अब मेरे पास कोई रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर मैं एक पावरफुल पोजीशन में पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि स्कोप है कि पॉलिटिक्स में भी आपको एक ईजी डोर मिल जाता है इवेंचुअली, और फिर आप राइट इंटेंशन से एक में आप देखो हाइप है कि टफेस्ट एग्जाम, तो एक आपका वो टैग लग जाता है, देखो इन्होंने IAS किया है, ये एकेडमिकली ब्राइट है आपकी, तो इसलिए वो इनर हंगर उनकी थोड़ी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी इस बात को लूँ कि इन स्टेट में, जैसे कि हमने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात की, इन स्टेट में बचपन से ही पेरेंट्स डालना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को IAS बनाए, उनकी एजुकेशन भी वैसे ही वो करते हैं, काफी हद तक उनको इनकरेज भी किया जाता है, वो दिल्ली में बहुत जल्दी एंटर करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट्स को देखा गया पहले वो चंडीगढ़ स्टॉप ओवर करते हैं, फिर
कहीं कोई दिल्ली जाता है, और कहीं यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि हम ना बाहर के लिए थोड़े ज्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं। हमें लग रहा है कि इजी मनी, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर अपॉर्चुनिटी, वो अंदर से विल नहीं रही कि हम जो सेक्रीफाइस करते थे। 3 मिनट वाली मैगी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये इंस्टाग्राम जब से आया है तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हम वो मैराथन नहीं करना चाहते हैं ना। तो सर जब बात आती है, जब आईएएस बनने की बात आती है, तो आपने मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं हम लोग, जब लिखा होता है कि एक मजदूर का बच्चा आईएएस बना, एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा आईएएस बना, एक मतलब एक लोअर क्लास भी क्या कि इकोनॉमिकली उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा सेफ जब प्योर एग्जाम है, और काफ़ी हद तक ना डाइवर्सिटी को इंडिया इनकरेज करता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको लगता है कि हमें ना एक ऐसी टीम चाहिए जो आपके एक राइट कॉम्बिनेशन से इंडिया को ईयर आफ्टर ईयर सर्व करते हैं। उसमें राइट मिक्स में वो इंजीनियर्स भी चाहते हैं, आपके टॉप लेवल के लंदन रिटर्न आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो इंक्लूड करते हैं, और बिल्कुल आपके हम्बल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी एक राइट अपॉर्चुनिटी आपके दी जाती है। वो अलग बात है, इसमें रिजर्वेशन है, EWS की एक अलग से अब रिजर्वेशन आ गई है 10%। तो इसका मतलब वो स्टोरीज आइसोलेटेड होती हैं, पर वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जिससे लोगों का फिर से ट्रस्ट इस एग्जाम में बन जाता है, और उनको लगता है कि एक पर्सन जो मिनिमल रिसोर्सेज के होने के बावजूद, इतनी क्राइसिस के होने के बावजूद भी आपके टॉप नॉट पे पढ़ रहा है, तो इसलिए वो एक ऐसी चीज़ है कि वो बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो एक सिस्टम है जो इनडायरेक्ट वे में आपके प्रोग्राम किया गया है, जिससे बेस्ट ऑफ द माइंड और थोड़ी बहुत डाइवर्स सोशल स्टेटस से भी लोग आपके ना इंडिया को बेटर सर्व कर पाए, क्योंकि अल्टीमेट इंटरेस्ट है कि इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, और एक बेस्ट ऑफ द माइंड्स यंगस्टर जो डेवलपमेंट में अपनी वो रखते हो उनको हम चूज करें। आईएएस जब बन जाता है कोई भी, तो आईएएस के ऊपर कितना प्रेशर रहता है एक पॉलिटिशियंस का, या फिर गवर्नमेंट का कितना प्रेशर रहता है, या लोगों का कितना प्रेशर रहता है कि वो अपना काम खुल के नहीं कर पाता? क्या सच है? ये असली में एक पैराडॉक्स कह सकते हैं कि लाइफ का उनको पहले से प्रिपेयर हम भी कर देते हैं जब हम एथिक्स और ऐसे टॉपिक्स करा रहे होते हैं। देखिए आपकी जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर की लाइफ में कोई ब्रेक नहीं है। जैसे भी हमने देखा वो इंसिडेंट हुआ था, तो कई डॉक्टर्स की शिफ्ट उसमें 48 आवर्स 72 आवर्स भी चल रही थी, विदाउट ब्रेक वो कर रहे हैं आपके, है ना, लाइफ से। तो एज ए ऑफिसर आपको भी मेंटली प्रिपेयर्ड होना होता है कि मेरे को कभी भी किसी का कॉल आ सकता है और मेरे को उसको प्रॉम्प्टली ग्रेसफुली हैंडल आपके करना है। तो कई बार आपके पॉलिटिशियंस का भी प्रेशर रहेगा किसी चीज को लेकर, वो एक्साइटेड या आप कह सकते हो पुश करने की कोशिश करेंगे। कई बार आपके क्या होगा, जो आपके टॉप मोस्ट ऑफिसर हैं जिनको आपने ACR बनानी है, आपकी वो प्रमोशन करनी है, तो उस ऑफिसर को भी आपको राइट उस पर होना चाहिए, बुक्स पे। और फिर देखो लोगों की एक्सपेक्टेशन आजकल क्या होगी, पहले हम क्या थे पुलिस स्टेट, अब वेलफेयर स्टेट। लोगों को लग रहा है कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। अब सिर्फ वो इतना काफी नहीं है कि आप वहां पे बैठे हुए हो, लोग एक्सपेक्ट करें कि हमारी फाइल है वो टाइमली हो। तो सर्विस डिलीवरी की जो एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत बढ़ गई है, और उसी से फिर आपके ना आजकल वो आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल है, RTI एक टूल आ गया है। तो इसका मतलब अब आपको परफॉर्म करना होगा। अगर आप उसी टेंशन से एंटर कर रहे हो और प्रेशर लेने में आपको एक हाई मिलता है, आपको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल शाइन कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तब तो इस प्रोफेशन में आप राइट पर्सन हो। पर आप एस्केप रूट करना चाहते हो, आपको उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, आपको लगता है तो अननेसेसरी प्रेशर है, फिर शायद ये वाला प्रोफेशन आपके लिए राइट नहीं है। तभी एग्जाम को इतना उन्होंने मल्टीपल लेयर्स में बना रखा है जिसमें ये टेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। सर एक ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट आईएएस बनने के लिए बेस्ट है? जैसे कि ना सब्जेक्ट्स में हमें अपना फिर से इंटरेस्ट को बेस बनाना है। उसका मतलब हमें वैसे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास वो ऑप्शनल टीचर्स होते हैं। जैसे आप जहाँ तक किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, कहेंगे पबमेड लो, सोशियोलॉजी आप लो, क्योंकि वो टीचर्स बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं। पर यूपीएससी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि हमने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पिक करना है। इसका मतलब आप ग्रेजुएशन में भी विदाउट एनी हेजिटेशन जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट था आप ऑप्ट कर सकते हो। आप साइंस से भी MBBS वाले भी बनते हैं, कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज़ के भी बहुत स्टूडेंट्स बनते हैं। वो अलग बात है कि हमने सिलेबस का जो टिल्ट है ना ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का है, इसका कुछ गलत नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को डिग्री चाहिए थी एलिजिबिलिटी में, और ह्यूमैनिटीज में टाइम भी कम लगेगा क्योंकि 3 साल में वो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, वरना MBBS में तो जर्नी लंबी आपके हो जाएगी। तो उस एंगल से कुछ गलत नहीं है कि हम ह्यूमैनिटीज को थोड़ी सी प्रेफरेंस दे सकते हैं अर्ली लेवल पे, पर वो सिर्फ फॉर से कोई मार्क्स नहीं होनी चाहिए, असली में इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि अगर वो चीज वर्कआउट नहीं की तो फिर बैक पे फिर आपकी बी प्लान आपका फेल हो जाएगा। हाँ, फिर वो एवरेज सी ग्रेजुएशन BA इस टाइम पे कोई पॉपुलर चॉइस। जो आपने बात बोली ना, मैं जहाँ तक देख रही हूँ आजकल, तो एक चीज़ आपने भी नोट की होगी, मैक्सिमम इंजीनियर्स इसमें आपने इंजीनियरिंग करके अपना सारा कुछ करके जॉब ना करके IAS IPS की एग्जाम्स दे रहे हैं। वो क्यों? इसमें अब अल्टीमेटली क्या है कि इंजीनियरिंग में भी ना आपके उनका माइंड तो शार्प होता है और एक अंदर से हंगर होती है कि एक बार तुमने IIT में रैंक ले लिया था, अगली बार भी जो टफेस्ट एग्जाम है क्या हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं या नहीं। और कईयों को होता है कि हमें ना वो पैकेजेस नहीं चाहिए, कईयों की असली में जेन्युइन इंटेंशन
इंटेंशन होती है कि हम सर्विस करें, इंडिया में रह के बेटर परफॉर्म करें। तो इसका मतलब उसमें कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग के असली में हाईएस्ट फॉर्म भर रहे हैं, और उनका आईक्यू की थोड़ी सी एडवांटेज तो है ही आपकी, और उनका टेम्परमेंट भी होता है अडेप्टेबिलिटी का, है ना, तो इसका रैशनल उनका माइंड है। तो थोड़ी सी आपकी देखा गया है कि लास्ट एक डिकेड में हाईएस्ट वैसे इंजीनियर्स ही इस एग्जाम को लेंगे, जबकि इसमें निकलने ह्यूमैनिटीज के चाहिए, क्योंकि पेपर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का है ना। तो टाइमिंग क्या होती है सर, कितनी क्वेश्चंस होती हैं, कितने मिनट में आपको उसको सॉल्व करना होता है? जैसे कि इसमें आपकी जो प्रीलिम स्टेज है उसमें तो टाइमिंग हम कह सकते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे ऑपरेट करेगा। उन्होंने 2 घंटे आपको दिए, 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब आप एक क्वेश्चन को रफली ना 2 टाइम्स तो गो थ्रू कर पाते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। तीसरा मौका बहुत रेयर मिलता है, अनलेस कि आपका आईक्यू बहुत शार्प है, फास्ट रीडिंग स्किल्स हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 रीडिंग्स में उस क्वेश्चन को हमें डिसीजन लेना है कि हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसमें गैस वर्क करना है, या ये हमारा जोन का नहीं था, नेगेटिव मार्किंग है, हम इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। फिर जो मेन स्टेज है उसमें आपको ना 200 वर्ड्स पे 250 वर्ड्स पे क्वेश्चंस लिखने होते हैं। तो उसको जब कैलकुलेट किया गया है तो आपको 6 मिनट्स में रफली 200 वर्ड्स लिखने हैं। तो इसका मतलब बहुत ही इंटेंसिव 3 घंटे तक अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तब जाके 20 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट हो पाएंगे। इसका मतलब उसमें हेड ऊपर करने का भी आपके टाइम नहीं मिलता। जिसमें हमको अपना याद है, मैं इतनी बार मेंस लिखे तो उसमें जब क्लॉक शुरू होता था 10 o'clock तो सीधा वो 1 o'clock ही फिर उठता था उसमें। हाँ, इतना इंटेंसिव है उसमें, वो चांस ही नहीं कि इधर उधर क्या हो रहा है, घड़ी को एक आधी बार आपने देख लिया। इसका मतलब आपके एक अनरियलिस्टिक सी, अगर मैं इस चीज को बोलूं कि बहुत प्रैक्टिस जितनी तभी आप देखो मूवीज में और कई जगह पे हम भी जैसे ना जिनका होता है हमारे पर्सनल लेवल पे पूछते हैं कि सर हम इसको कैसे डायलमा को पूरा करें, कि हम जब 20 लिखने की कोशिश करते हैं ना 18 हो पाते हैं, 17 हो पाते हैं, हो ही नहीं पाता। फिर हम उनको एक नेक्स्ट टारगेट देते हैं कि अब आप ना 25 की प्रैक्टिस करो। जब वो 25 करने करते हैं तब 20 होने लग जाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब हमें उनको प्रिपेयर करना है उस वाली अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन में। इसका मतलब वो काफ़ी हद तक एक मशीन चाहते हैं जो चीज़ को रीड करके उसको एनालाइज भी कर पाए, फिर अपने व्यूज़ में मोल्ड भी कर पाए। इसका मतलब इसी वजह से ये एग्जाम की रेपुटेशन एक टफेस्ट एग्जाम की बन जाती है। और फिर जो इंटरव्यू है उसमें वो स्पॉन्टेनियस, जैसे अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मेरे पास पॉज का टाइम नहीं है कि मैं सोच लूँगा अच्छा ये मेरे को राइट बोलना है। एक स्पॉन्टेनियस सा पर्सन चाहिए जो जैसा मर्जी क्वेश्चन पोज हो वो एक राइटफुल वर्ड्स के साथ ऑर्गेनाइज होगी। इसलिए इंटरव्यू में तो आपको प्रॉम्प्ट होना होगा, एक राइट वर्ड्स को राइट आइडिया से कम्युनिकेट करना है। इंटरव्यू पे फिर आते हैं हमने देखा है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा है, रील्स में देखा है, जो मॉक टेस्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि गर्ल्स के लिए साड़ी या फिर ट्रेडिशनल साड़ी या सूट है ना, और लड़कों के लिए एक प्रोफेशनल सूट है ना। तो ये कंपलसरी है? मतलब कि उन्होंने वैसे तो नहीं लिखा, वो कहते हैं कि एप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन होना चाहिए, पर काफ़ी हद तक आज तक किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा एग्जाम्पल नहीं है हमारे सामने कि वो जीन या कैजुअल टी शर्ट डाल के यूपीएससी बोर्ड में चलेगी। मतलब आईएएस का अगर आपने इंटरव्यू देने जा रहे हो ना तो वो सूट ना तो सॉरी वो वेस्टर्न डालेगा ना जीन्स डालेंगे। उनको ड्रेस कहते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट डे काउंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि सिविलियन की लाइफ में एक मैरिज इंपॉर्टेंट डेट है, वो कहते हैं कि ये आपका ना प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू सबसे मेक और ब्रेक डिसीजन है। तो इसका मतलब आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको देख के कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अल्टीमेटली एक राइट पर्सन हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो इसका ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलत नहीं है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व भी रखें, एक राइटफुल वे में वर्ड को भी प्रेजेंट आपके करें। तो इससे यही बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का इसमें ये भी एक रहता है कि आईएएस बनने का तो कहीं ना कहीं पूरा इंडिया उसके थ्रू दिखेगा। तो हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना है। जैसे हम यूएन में जब जा रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही पर्सन के थ्रू रिप्रेजेंट कराना है। वो कम से कम इतना ग्रेसफुल होना चाहिए कि वो एक पूरे इंडिया को डाइवर्सिफाइड वे में रिप्रेजेंट करे। उसकी स्पीच में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो न्यू एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है कि हम उन पर्सन से एक मिनिमल एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप कम से कम ना ऑफिशियल कैपेसिटी में रहो, ऐसा नहीं कि कैजुअल वे में, क्योंकि इससे आपका वो दिख जाता है कि आप दिन के लिए रेडी हो और एंड तक आपको अल्टीमेटली उस हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, एक पर्सन टी शर्ट में बैठा है, एक थोड़ा ऑफिशियली ड्रेस होकर बैठा है, तो हमें लगता है कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम करें और वो क्राउड से थोड़ा स्टैंड आउट भी कर जाता है। तो इसलिए प्रोटोकॉल का वो पार्ट आप कह सकते हैं। और इसका मतलब और वो पर्सन कभी भी ऐसे कंप्लेन नहीं करता कि बर्डन था, इसका मतलब हम उसको चेरिश करते हैं। जैसे आज आप भी टी शर्ट में नहीं हो, आप भी साड़ी में आप आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्रोफेशनली कोई काम करते हो तो साड़ी इज आई थिंक बेस्ट, ग्रेसफुल एंड बेस्ट है ना। जब सर आईएएस की बात आती है तो मैंने पीछे एक न्यूज़ पढ़ी थी, हरियाणा की थी आई थिंक सो, अब मुझे पक्का नहीं याद है। हरियाणा की एक आईएएस ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया था
नई नई आईएएस ऑफिसर बनी थी, कि वो कह रही थी मैं प्रेशराइज इतना हो गई हूँ। मेरे ख्याल से एक ऐसी न्यूज़ आई तो थी, पर अल्टीमेटली उसमें कई बार क्या होता है कि ना हमारे पर्सनल रीजंस कई बार लाइफ में इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो पब्लिक सर्विस ना राइट हम सर्व नहीं कर पाएंगे। तो उसका हम लोग, अगर हम सिर्फ बर्डन बने आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे और हम अपनी सर्विस को नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार पर्सनल रीजन में अगर हो सकता है कोई आपकी कोई पर्सनल ट्रेजिडी हुई हो, या फिर हो सकता है मेंटली आपको डिस्ट्रेसिंग लग रहा हो, सेम हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन हम नहीं मिल रही हो, तो इसका मतलब है हम राइटफुल वे में स्टेप आउट कर दें, ताकि कोई राइटफुल पर्सन उस डिस्ट्रिक्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना ग्रेसफुली आपके हैंडल कर पाए। तो इसका मतलब कुछ गलत नहीं है कि हम टाइमली विड्रॉ भी कर लें आपके। और आजकल तो गवर्नमेंट का प्रेशर भी इतना है, जो अंडर परफॉर्मिंग ऑफिसर्स हैं उनको वो आपके तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब वाला सेम और नहीं रहा कि एक बार, क्योंकि इसमें ना इसको आपके कहा जाता है कि प्रोटेक्शन इस जॉब में हाईएस्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन लग जाते हैं, उससे नीचे वाला ऑफिसर आपको डिमोट या फायर नहीं कर सकता। तो पर अब वो धीरे धीरे गवर्नमेंट वो स्टेप ले रही है कि नहीं, हमें अगर इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर है, क्लियर केस है, करप्शन कर रहा है आपके, तो वो उनको ग्रेसफुल वे में कहते हैं कि काइंडली आप एग्जिट आप कर जाओ, ताकि हमारी रेपुटेशन खराब ना हो। इसका गवर्नमेंट अब करप्शन को लेके थोड़ी सी आपके है, पर अभी हम देख रहे हैं कि वो सिंबॉलिक ही होता है, रियल में कई बार चीज़ें और चल रही होती हैं। सर जैसे कि हम आईएएस आईपीएस की बात कर रहे हैं, इट्स अ पावरफुल टेस्ट, इट्स अ टफेस्ट टेस्ट इन इंडिया, है ना, और टफेस्ट टेस्ट इन वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, है ना। तो इतनी सारी स्टेजेस से निकलना पड़ता है, आपको ड्रेस तक का ध्यान रखना पड़ता है, आपका मेंटल लेवल, आपको अपनी पूरी स्टडी जो आपने फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक की है वो दोबारा फिर एक बार रिफ्रेश माइंड में होनी जरूरी दोबारा जरूरी है ना। आपको उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ आना जरूरी है। तो इस आईएएस या आईपीएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? सैलरी देखिए, अगर हम उसको एब्सोल्यूट नंबर में मैं कोट नहीं करूंगा, कि पर प्राइवेट वाला जब उसको कंपेयर करेगा उसको लगेगा कि मेरे पास एक मॉरल विक्ट्री है, मेरा सम तो ज़्यादा हो रहा है मंथली क्रेडिट। पर हम ना उसमें एक चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो उनको पर्क्स प्रिविलेजेस मिल रही हैं, वो फिर जब हम एड ऑन करते हैं ना, वो प्राइवेट वाले को कंप्लीटली ओवर शेडो कर देते हैं। क्योंकि आपको देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगी, एक ड्राइवर मिलेगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस में आपके रीइंबर्स होने शुरू हो जाएंगे, और जो एक रिस्पेक्ट और ऑरा आपको सोसाइटी दे रही है उसकी फिर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। जैसे आपको जिस दिन वो चीफ गेस्ट बुला रहे हैं किसी एनुअल फंक्शन में, कोई आपकी इनॉग्रेशन के लिए आपकी कोई न्यू इंस्टीट्यूशन खुली है, तो सबसे प्राइज्ड और कॉमनली आपके पर्सन जिनको बुलाया जाता है इन्विटेशन, वो आईएएस ऑफिसर रहते हैं। तो इसका मतलब उस वैल्यू को ना फिर हम मॉनेटरी वैल्यू से नहीं इक्वेट कर सकते। इसका मतलब आपको कभी ऐसा नहीं होएगा कि आप लोगों को करप्शन की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि सर्विस कंडीशंस इतने टॉप नॉच होंगे कि एवरेज पॉपुलेशन से आप कह सकते हो 95% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो। पर अगर आपकी मोटिवेशन है कि नहीं मेरे को तो रिचेस्ट मैन बनना है, वेल्थिएस्ट मैन बनना है, फिर ये वो एग्जाम नहीं है, फिर तो देखो बिजनेस ही वो चीज कर सकता है, क्योंकि इसमें तो आपकी सैलरी आ रही है, आप प्रोफेशनल वे में, आपको ऐसा नहीं कि वो डे बेसिस पे वो कुछ वो कर देंगे। पर मेरे ख्याल से आपके मॉनिटरी वाइज को अगर हम सेट असाइड कर भी दें, आपको अभी भी एक हाई प्रोफाइल पेड प्रोफेशनल में रखा जाएगा। वो वैसे अलग बात है, मैं अपने जो यंग वाले ऑफिसर से मिलता हूँ जो भी बने हैं, वो थोड़ा सा कंप्लेन तो करते हैं कि नहीं हमारी सर सर्विस कंडीशन और बेटर होनी चाहिए, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन का स्कोप ही ना रहे। क्योंकि ब्रिटिश के टाइम तो उन्होंने हाईएस्ट पेड वो आपके रखी हुई थी, पर अब धीरे धीरे हम कंपेयर करते हैं बिजनेस हाउसेज से, तो लगता है कि शायद एमबीए करके पैकेजेस बहुत बड़ा मिल रहा है, आईएएस से वो सिंबॉलिक है ना। तो आईएएस में वही फैसिलिटीज बहुत है, उनमें पावर बहुत है, पावर बहुत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आईएएस का मीनिंग ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट का राजा, जैसे हम इंडिया में एक कोर्ट है कि ना 3 ही लोग इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, फर्स्ट पीएम, फिर स्टेट में सीएम, डिस्ट्रिक्ट में डीएम। तो इसका मतलब आप कह सकते हो आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बाद कोई पर्सन जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस ऑफिसर है। सर जैसे आईएएस ऑफिसर्स के बारे में हमने बहुत सारी बात की है ना। सबसे बड़ी बात जब हम बातचीत करते हैं आईएएस बनने के लिए, तो कितना पैशनेट होना पड़ता है? जैसे कि ना पैशनेट के बिना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं। मेरे केस में जितनी जर्नी मैंने लंबी की, तो सिर्फ एक एंगल से वो पैशन ही मुझे ड्राइव कर रहा था। इतने फेलियर्स के बाद में क्यों कैरिड अवे नहीं हुआ, कि अंदर से एक पैशन था कि इस वाली अपॉर्चुनिटी को अगर मेरे को मिली है, क्योंकि ये तो वैसे एक लग्जरी है। हर ग्रेजुएट को ना फैमिली भी कभी इतना सपोर्ट नहीं करती कि आप अपना रिस्क लेके ऐसी जर्नीज को एकेडमिक वाली को आपके करने लग जाओ। तो इसका मतलब वो पैशन के बिना ना आप लास्ट नहीं कर पाओगे। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो 3-4 महीने पढ़ के ना गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि वो पैशन नहीं था उनके लिए। क्या था, वो जॉब की तरह देख रहे थे, हम इसको एज अ कैरियर देख रहे थे कि हमें इस कैरियर में एंटर करना है। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम ना जॉब को कई बार फैमिलीज भी कहती है कि आप इमीडिएट जॉब ढूंढ लो, वो कैरियर के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे जुडिशरी होगी, आर्मी होगी, सिविल सर्विस, ये कैरियर प्रोफेशन है। तो इसके लिए आपको पैशनेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप पैशनेट नहीं हो ना, धक्के से हम पेरेंट्स में आपको एडमिशन करा दिया है कोचिंग में, तो उससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पहले आपका खुद का लाइफ गोल अलाइन होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ करनी है, फिर मोटिवेशन सेकेंडरी होती है। पैशन से आप ना जर्नी जितनी मर्जी लंबी हो बहुत कॉन्फिडेंटली पूरी कर पाते हो।
सर मैंने ना एक इंटरव्यू सुन रही थी कल परसों, तो उसमें ये बोला गया था उन्होंने कि जो इस बार वाला टेस्ट आया हाँ जी। था उसमें मैथमेटिक्स बहुत टफ टफ आया थी, था। हाँ इतना टफ आया था कि एक इंजीनियर को सॉल्व करने में भी टाइम लगा। टाइम लिया, हाँ है जी। ना। तो क्या ये सही पर्सपेक्ट है जैसे कि ना गवर्नमेंट का? कि यूपीएससी में आपकी उसको कहा जाता है वो अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, पर काफी हद तक ना उन्होंने बहुत क्लियर कर रखा है कि हमें ऑफिसर्स को जब टेस्ट करना है ना उसमें स्टैंडर्ड्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे मेरे भी जो इनिशियल ईयर्स रहे हैं, हर बार ना हर साल ही पैटर्न चेंज हुआ। कभी वो जीएस का पेपर पूछ रहे थे, कभी उन्होंने सी सेट इंट्रोड्यूस किया, कभी उसको क्वालिफाइंग बोला। तो मतलब कि ना वो पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वो सिंपल एग्जाम बना देंगे आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जीएस में भी कभी इकोनॉमिक्स ज्यादा आ जाती है, कभी इन्वायरमेंट ज्यादा आ जाती है, कभी एंशिएंट हिस्ट्री आ जाती है। इसका मतलब वो फिक्स पैटर्न नहीं है। तो इसकी वजह से वो एक 1 और 2 ईयर्स आप कह सकते हो कि उन्होंने मैथमेटिक्स सेक्शन को अबव एवरेज से थोड़ा ऊपर बना के उसको इंपॉर्टेंस को री एम्फेसाइज करने की कोशिश की है। हमारे टाइम तो उसके मार्क्स भी काउंट होते थे, कुछ में सी सेट के भी मार्क्स जुड़ते थे। अब उन्होंने इसको क्वालिफाइंग कर रखा है, तो वो चाहते हैं कि इस पेपर को इतना लाइटली भी मत लो कि आप उसको सिर्फ उसी दिन पेपर में जाके सॉल्व कर रहे हो। तो इसका मतलब कुछ गलत नहीं है कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि आप इस टॉपिक को ग्रांटेड मत लो कि क्वालिफाइंग पेपर है। तो इसका मतलब हमें अडेप्ट करना चाहिए एज कंपेयर टू कंप्लेन, क्योंकि हमारी आजकल टेंडेंसी क्या है कि हम हर चीज में माइनर से माइनर टॉपिक में कंप्लेन करते हैं। तो ऑफिसर कंप्लेन नहीं करते हैं, वो अडेप्ट करते हैं। इसका मतलब जिनका राइट टेम्परामेंट है अगले साल वो मैथ्स वाले पार्ट को फिर से सॉल्व करके वो क्लियर करेंगे प्री। क्योंकि अडाप्ट तो उनको सीखना ही करना पड़ेगा, ही पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे एकदम से 2020 में कोरोना आया था, तो जिनको हमने जिनकी अडाप्ट अडेप्ट किया हाँ, उसके अकॉर्डिंगली ऑनलाइन भी देखिए क्लासेस सब हमने ली। कुछ जैसे हुआ। हम ऑफलाइन टीचर्स थे, हमने भी वो जूम पे थोड़ी बहुत क्लासेस अडेप्ट की, न्यू टेक्नोलॉजी का इंटरफेस किया। तो मतलब जो अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा। तो डार्विन की भी थ्योरी है कि आपके फिटेस्ट भी सर्वाइव नहीं करता, मोस्ट इंटेलिजेंट भी। जो मोस्ट अडेप्टेड है वो आपके सर्वाइवर चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिर्फ जब हमारी बात आती है टेस्ट की, है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है इंडिया बिगेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री हमारी है। वही रिकॉर्ड बन गया, पर लोग उसको बर्डन की तरह ट्रीट करें, पर वो एसेट भी है। हमारे पास यंगस्टर की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जबकि चाइना में सबसे ज़्यादा ओल्ड ओल्डर वाले लोग रहते हैं ना। तो सिर्फ उसमें जैसे टेस्ट हुआ आईएएस का, है ना, तो एक नंबर जैसे कि एक इंसान के आए हैं 100 नंबर, दूसरे के आए हैं 99 नंबर, तो एक नंबर के पीछे कितने लोग होते हैं? बहुत लोग होते हैं। इसमें देखा गया है कि ना जब आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, जब वो सीट्स को एलोकेट करें कि आप आईपीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, उसमें देखा गया है कि सिर्फ 2 या 3 नंबर का ही डिफरेंस है। तो कई पर्सन को लगता है कि अगर मेरे सिर्फ 3 मार्क्स ज्यादा आ जाते तो शायद मैं आईपीएस की जगह ना आपकी डीसी बन गया होता, आईएएस बन गया होता। ऐसे कई बार 3 नंबर से देखा गया है कि वो लास्ट सीट जो ब्लॉक होती है वो 1-2 मार्क्स की वजह से रह जाती है, उनको 1 साल फिर रिपीट करना पड़ रहा है। इसका मतलब इस एग्जाम में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और एक मार्क आपको अर्न करना पड़ रहा है स्ट्रिंजेंट मार्किंग स्कीम के थ्रू। इसका मतलब इंटरव्यू में भी आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। कई बार इंटरव्यू में 50 नंबर 10 नंबर जब ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, आपकी जर्नी लाइफ की चेंज हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है। इसका मतलब इसमें एक वैसा एग्जाम में हम कह सकते हैं टेस्ट मैच में एक रन हमें अर्न करना पड़ता है। तो इसमें कोई ईजी गिव अवेज नहीं है। उन्होंने इस प्रोसेस में एक मार्क्स की वैल्यू रखी है, और वो स्टूडेंट्स तभी पैशनेटली बोलते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए। जर्नी में काफी हद तक उनको एंड तक याद भी रहता है। जैसे हम अब आपसे मेरे से कोई पूछे 8th में कितने आए थे, मुझे नहीं याद होगा, है ना, 9th में, क्योंकि हमारे लिए वो सिर्फ एक जर्नी का पार्ट था। पर वो जो यूपीएससी असेसमेंट जो निकालता है और जिसने स्ट्रगल किया होता है, वो एक मार्क को कर रहा होता है कि सर पबमेड में इतने कम रह गए थे, एथिक्स में शायद 2 नंबर और आ जाते, ऑब्जेक्टिव में शायद मैं एक क्वेश्चन और ठीक कर देता, शायद मेरा 1 साल बच जाता। इसका मतलब वो मार्क्स तो इसमें वो अलग बात है कि कहा जाता है कि मार्क्स से हमें कभी जज नहीं करना चाहिए, और भी फैक्टर्स हैं, पर नेचर ऑफ एग्जाम है इसलिए मार्क्स तो मैटर करते ही हैं। सर जैसे हम बात कर रहे हैं आईएएस आईपीएस बनाने की, है ना, बनने की, पावरफुल है, लोगों की चाह है। लोग ये भी मानते हैं कहीं ना कहीं कि अगर इंडिया में सबसे प्योरेस्ट सबसे पावरफुल टेस्ट है तो वो आईएएस आईपीएस का है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मैंने जो रिसेंट सुनी, बहुत सारी न्यूज़ सुनी कि जब टेस्ट नहीं 2-2 3-3 4-4 बार क्लियर होता तो बच्चों का दिल तो टूटता ही है, कई बार वो अपनी जान भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी अभी पिछले हमने ट्रेंड देखा है कि वैसे तो देखिए आपके जो आईआईटी एग्जाम है ना उसकी सबसे वर्स्ट रेपुटेशन है। कोटा में आपके कहा जा रहा है कि वो ऑलमोस्ट ऐसे इमर्ज करिए सुसाइड कैपिटल ऑफ यंगस्टर। पर अल्टीमेटली यूपीएससी में क्योंकि पर्सन ग्रेजुएशन के बाद आ रहा है, उसका माइंडसेट थोड़ा सा बेटर डेवलप हो जाता है, तो वो एक्सट्रीम स्टेप बहुत कम लेते हैं। पर अभी केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे पर्सन को लगता है कि मेरे लिए
सारे डोर्स क्लोज हो गए हैं, शायद यही एक लास्ट रिजॉर्ट है। तो हमें वो टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि राइट टाइम पे ना हम उनको एक्टिवेट कर दें कि देखो ये लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। अगर आपने सर्व करना था, जरूरी नहीं कि एक डोर क्लोज हो गया आप सर्व नहीं कर पाओगे। एक एनजीओ से भी सर्व किया जा सकता है, जिसमें अपनी तरफ से एक यूथ फॉर बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव है। मैं वहां पे अपने लेवल पे इन्वायरमेंट की जो अवेयरनेस करना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ अपने पार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल आपके जॉब। इसका मतलब हमें ना उसको इतना ज्यादा अपनी लाइफ का वो पार्ट नहीं बना देना है कि ये मेक और ब्रेक है। इसका मतलब कि हम क्विट तक तो पहुंचना चाहिए, वो थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। और काफ़ी हद तक आपके मैक्सिमम स्टूडेंट तो समझते हैं, पर कई लोग जो ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और फेलियर एक्सेप्ट करने की उनके पास पावर नहीं है, तो वो कई बार वो शॉर्ट आपके ट्रेजिडी उनके अनफोल्ड कर जाती है। जहाँ तक मैं आपकी बातचीत से समझ पा रही हूँ कि एक आईएएस आईपीएस अगर आप बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ दिमाग में बिठाओ कि फेलियर भी आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप फेलियर नहीं करना चाहते ना, फिर एग्जाम में हमें पहले स्टेप पे ही केयरफुल होना चाहिए। इसका लोग कहीं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट मिसगाइड कर देते हैं, पहले अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप एक बार बने हो डीसी बन के ही निकलोगे, तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि इस एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई ऐसे वेग प्रॉमिसेस कर रहा है वो फर्स्ट स्टेप पे ही गलत स्टेप है। तो इसका हमें एक रियलिटी चेक पहले से दे देना चाहिए कि देखो आपको हम बेस्ट गाइड करेंगे, आपके पास स्किल्स हैं, एकेडमिकली भी आप पावरफुल हो, और क्वालिटीज जो आपने शेयर की लग रहा है कि शायद आप इस एग्जाम की जर्नी को झेल सकते हो। पर जब आपको लग रहा है कि बार बार टेस्ट से आप एस्केप कर रहे हो, आप लेक्चर्स को कंसंट्रेशन से नहीं सुन रहे हो, और आपको लग रहा है कि फेलियर में आप लास्ट आ रहे हो, तो आप एस्केप रूट कर रहे हो, इसका मतलब ना आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने। टेस्ट को अगर आप फेस कर सकते हो फिर तो आप इस जर्नी में एंटर करो। और फेलियर को हमें ना कभी हार्ट पे आपके नहीं लेना चाहिए। फेलियर एक ऐसी चीज है जो कई बार ना हमें सक्सेस से ज्यादा सिखा के जाती है। तो इसका मतलब हमने अगर वो चीज उनके माइंड में इम्बाइब कर दी, और इस फील्ड में अच्छी बात क्या है कि ना हमारे जैसे कैंडिडेट्स ही मेंटर हैं जिनका खुद बिल्कुल क्लोज पहुंचे थे, हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि क्या होता है उनकी लाइफ में उस वाले पॉइंट पे, तो इसका ना शील्ड तो है आपके। पर फिर भी कई बार ना स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं फेलियर को डिस्कस करने में, और कई बार रिलेटिव्स और पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फेलियर को ना ज़्यादा ड्रामेटाइज कर देते हैं, और किसी किसी जो वीक हार्टेड स्टूडेंट है वो फिर एक्सट्रीम स्टेप आपके ले लेता है। पर वैसे अपनी तरफ से ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। सिस्टम को आपके इसको सिर्फ एग्जाम की तरह ट्रीट करना है, ऐसा नहीं कि लाइफ का ये मेक और ब्रेक आपके पॉइंट है। क्या आईएएस आईपीएस मतलब रिश्वत लेते हैं, या फिर गलत काम करते हैं, या पॉलिटिशियन के दबाव में आ जाते हैं, या फिर वो काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए? जैसे कि ये अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें ना तो मीडिया में आ ही जाता है। तो कहना गलत नहीं है कि ना जो हमने इस एग्जाम को बनाया, हमने एथिक्स का पेपर भी रखा, इंटरव्यू में देखो एक सीनियर बोर्ड इवेल्युएट कर रहा था, कहीं ना कहीं देखा गया कि 10 में से 3 ऑफिसर्स तो काफ़ी हद तक करप्ट वाले पाथ को ना अडॉप्ट करते हैं। पर अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है कि हम उन 3 करप्ट से ना पूरे इंस्टीट्यूशन के नाम को दाग लगा खराब कर सकते। कंट्री क्यों इतनी बड़ी लार्जेस्ट कंट्री चल रही है आपकी, देखो टाइमली सर्विस डिलीवरी हो रही, इतनी चीज़ें चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें एक राइटफुल पर्सन है जो ना तो लाइमलाइट चाहते हैं ना जान उसका वो शोर मचाते हैं। इसका मतलब हमारे पास एडिक्वेट राइट मैन भी हैं जो इस सर्विस में आपके राइटफुल रिप्रेजेंट करें। वो अलग बात है कि मीडिया और जो हम जैसे लोग हैं उनको राइट क्रेडिट या सक्सेस नहीं दे पाते। हम किसके पीछे लग जाते हैं, जिसकी लाइमलाइट चल रही हो, और जिसको आप ज़्यादा करोगे कई बार देखा गया है वो शॉर्टकट में ना राइट रॉन्ग के चीज़ों को भूल जाता है। पर वो है कि हमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि ओवरऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अभी भी एक रिस्पेक्टेबल सर्विस है जिसमें राइट पर्सन ज्यादा है एज कंपेयर टू रॉन्ग। जब हम पॉलिटिक्स से कंपेयर करें ना, वहां पे हमें बहुत आइसोलेटेड एग्जांपल मिल रहे हैं जिनको हम कॉन्फिडेंटली ट्रीट कर पाए कि ये लीडर देखो आइडियोलॉजी पे आपके हमें वो कर रहा है। ज्यादातर उसमें तो आप जैसी पार्टी चेंज हो रही है, इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं, स्विच चल रहे हैं, मतलब कि ना लोएस्ट डिनोमिनेटर पे पॉलिटिक्स सिस्टम इंडिया देख रहा है। तो उस हिसाब से तो हम एडमिनिस्ट्रेटर को अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट आपके दे सकते हैं। सर, जब आपके स्टूडेंट्स आते हैं जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो क्या आपको वही सुकून मिलता है जो आपको अपने बनने पे मिला? हाँ, उससे ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि उनका ऑरा जो हमने ट्रेन किया था उससे बेटर आपके हो गया होता है। जैसे भी हमने पिछले साल भी हमने ऐसे मोटिवेशनल सेशंस के लिए उनको बुलाते हैं। एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा ट्रेंड होता है कि जो भी सक्सेसफुल टॉपर हैं वो अपनी स्टोरी को शेयर करें, क्योंकि फिर वो जब वो बोलते हैं अपने वर्ड से कि देखो हम एक टाइम पे इसी ऑफिस में ऐसे बैठे थे एज अ स्टूडेंट, पिछले साल तक मैं रजिस्टर ही भर रहा था, मेरे को कुछ नहीं पता कि अगले साल मेरा क्या होगा, पर आज मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ, तो वो एक अलग ही आपकी एक्सपीरियंस। और स्टूडेंट्स को भी लगता है कि इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, हमारे जैसा स्टूडेंट था कल यहीं पे बैठा हुआ था, आज देखो बस एक एग्जाम से उसके पीछे वो पुलिस वाले गार्ड आए हुए हैं और आपके है ना वो एक अलग से लाइमलाइट हो, पावर मिल गई है। तो ओवरनाइट पर्सन आपके वो हमने देखा सक्सेस आपके बन जाते हैं। और काफी हद तक जो अच्छे ऑफिसर्स हैं वो हमें भी रिगार्ड आपके देते हैं और कभी भी वो चार्ज नहीं करते। वो एक अच्छी हमारी अर्निंग होती है, वरना करने को कई बार जो ऐसा कल्चर हमने देखा है ना, कोई भी इवेंट हो रहा हो पर्सन चार्ज चूज करने लग जाते हैं। तो जो आप जेन्युइन वे में बनाओगे वो कभी भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे, वो ग्रेसफुल अपना हेक्टिक शेड्यूल के अंदर से भी आधा घंटा 1 घंटा जो उनके पास होता है वो निकालते हैं आपके। और उससे फिर हमें भी लगता है कि चलो हम तो नहीं बन पाए, हमारे थ्रू ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन तो है, सेटिस्फेक्शन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसिज्म वाला क्वेश्चन लेके आ रही हूँ।
आप कह रहे हो कि सर्व करना है इंडिया को, हाँ जी, है हाँ ना? जी। सर्व करने के लिए और भी बहुत सारे बहुत avenues, सारे जैसे इस हैं। टाइम मैं पे खुद हम भी एनजीओ हाँ जी, चलाती हूँ, हाँ, है ना? जैसे तो मुझे नहीं लगता कि आईएएस बन के ही आप सर्व कर नहीं पाओगे। नहीं, हाँ यही हाँ, हमें क्लियर करना है उन कैंडिडेट जो नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं ना, कि हमें अल्टीमेटली इसको सर्व कहना के लिए आप आर्मी गलत से है भी ये सर्व, वर्ड, आई गलत थिंक सो, गलत गलत है, पर एक कैची वर्ड है जिससे यंग माइंड को लगता है कि हम ना रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जैसे अब देखो हम एनजीओ कर रहे हैं पर हमें ना एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है, इसमें कोई अपना इन्वायरमेंट करना होता है, मेरे को कोई कैंपेन रन करनी है तो हाँ, एक रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, सब हाँ, कुछ कि नहीं हम है। उस एंगल पे हम लार्ज स्केल पे उसको लेविश स्केल में कर पाए ना, पर अगर मैं पर आईएएस फिर ऑफिसर भी होता तो उस इवेंट के लिए ना लोग पीछे भागते, लोग पीछे हाँ, कि भागते हमें हैं, भी पार्ट बनना है। पार्ट बनने इस चीज़ का। पर कहीं ना कहीं हम, मुझे हाँ आई जी, हाँ डोंट थिंक सो, आई हाँ एम जी, राइट और रॉन्ग, हाँ आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपके दिल में चाह होनी चाहिए। हाँ जी, वो मैं उसको सर्व करना नहीं बोलूँगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसको जी। आप ये बोलोगे कि एक ग्राउंड है, एक, हाँ, मीन्स है जिसके मीन्स, थ्रू हमारे पास ना रिसोर्सेज, एक पावर है, पावर आ हाँ, जाएगी, एक मीन्स आ जाएंगी जिससे हम उस चीज को ना शायद बेटर एग्जीक्यूट कर हाँ, पाएंगे। पर एग्जीक्यूट अगर आप प्राइवेट में जब ग्रो करने लगोगे ना तो आपके पास उससे भी ज्यादा रिसोर्सेज हो सकती हैं अगर आप राइट वे में टीम वैसी बिल्ड कर टीम लेते वैसे हो, बिल्ड कर क्योंकि आजकल हमने देखा है एनजीओ भी एक एक्टिव प्लेयर है और इस टाइम पे सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म को काफी एक रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया जा सिर्फ रहा है। आप बिना एनजीओ के भी बहुत कुछ बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे बहुत कुछ और है, इसमें ना आपकी जैसे एक टीचर है या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो भी सर्व कर रहे सर्व हैं। कर इसका रहे हैं। मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट को हमने ना सिर्फ आईएएस से इक्वेट नहीं हाँ, करना है, पब्लिक सर्वेंट कोई भी है जो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू सर्व करे, और इस टाइम प्राइवेट वाले भी एक सीएसआर के अंडर अंडर, वो हाँ, फंडिंग करके ना फंडिंग सोसाइटी को गिव कर रहे हैं बैक, गिव जैसे के, टाटास का भी आपके पास आइडल एग्जाम्पल है, वो ज्यादा वर्क कर गए हैं एज कम्पेयर टू, हो सकता है हम 10 आईएएस ऑफिसर को कंबाइन कंबाइन भी कर दें आपके, है ना। सर एक चीज़ अक्सर आपने देखी होगी, एक आईएएस और आईपीएस की जैसे ही सरकार बदलती है हाँ जी, वैसे ही उनकी बदलियां शुरू हो हो जाती जाती हैं, हैं, उनको हाँ चेंज जी, कर दिया कर जाता दिया है, जाता है, अपने फेवरेट आईएएस को लाते आईपीएस हैं। लाते हैं, ऐसा क्यों? इसमें हुआ क्या है कि वैसे देखो ना सिविल सर्विस का एक काफी अच्छा रूल है, उसको कहा जाता है सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी। उसके वो क्या पुश कर रहे हैं कि आपको ना किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बेस्ट सर्व करना है। इसका मतलब अगर आप उनके फेवरेट बन रहे हो, उनके एजेंडा को प्रोपोगेट कर रहे हो, उससे क्या होगा, फिर वो नेपोटिज्म एंगल से आपका एक टेन्योर तो अच्छा जाएगा। मान लो आप एक्स पार्टी रूल कर रही है, आप उनके फेवर में हो गए, पर जैसी वो पावर आपके ट्रांसफर होगी, हाँ, फिर उनको दूसरी पता है कि पार्टी, आप उनके मेन पर्सन थे, तो सबसे पहले आपको ही वो पनिशमेंट पोस्टिंग डालेंगे। इसका ना फिर आपको 5 साल फिर वेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप न्यूट्रल रहो, हर ऑफिसर को एक फ्री फेयर एडवाइस दो पॉलिटिशियन को, और उनकी जो एजेंडाज हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनको राइटफुल वे में इंप्लीमेंट करो। तो जब तक आप वो करें, उनको पता है ये आपकी गेट टू ऑफिसर है, इसको हम कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में रखेंगे, इसने इम्पार्शियल होकर करना है। पर जब आप फेवरेट बन रहे हो तो उसके प्रोज कॉन्स दोनों हैं, वो उनको भी पता होता है कि हम ये रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि कई बार वो पोलिटिकली उनको डिविडेंड दे जाता है सूनर और लेटर। कहीं हमने देखा आईएएस ऑफिसर ना जल्दी रिजाइन करके पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक बार पेन भी ली होती है, फिर उनको लगता है कि हमें अब एज अ लार्जर प्लेटफॉर्म पे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिशियन बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सर मैं एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी यहाँ पे, एक आईएएस या आईपीएस के पास क्या क्या पावर्स होती है? पावर्स देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं उनके पास। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डिपार्टमेंट है, आपके रेवेन्यू कलेक्शन को हम उनके साथ एसोसिएट करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ भी आती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उनका अरेंजमेंट आपके करना है, कोई चीफ जस्टिस आपके आ रहा है। उसके अलावा आपके ना बेसिक लॉ एंड ऑर्डर को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है। जैसे आपके अगर आप आईपीएस बन भी गए हो, शूट का ऑर्डर आपको ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू आपके बेसिक सिस्टम में लेना होता है। इसका मतलब आपके रियल पावर तभी हम कहते हैं कि डीसी में है आपके। और अल्टीमेटली बहुत सारी जगह पे सरप्राइज इंस्पेक्शंस होंगी, कई चीज़ों की प्लानिंग होगी। और कोविड के टाइम तो हमने देखा कि वही डिसाइड कर रहे थे कि लॉकडाउन किस डिस्ट्रिक्ट में कब से कब लगना है, कितना वो करना है। इसका हम कह सकते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनको दी गई तो मैचिंग पावर्स दी गई। तो इससे वो पावर वर्ड इतना ज़्यादा एसोसिएट होने लग गया कि हम भूल जाते हैं पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। वो गलत डिसीजन वो नहीं ले सकते, उन पर भी इंक्वायरी होएगी, उन पर भी फिर रेमिफिकेशंस होंगी। तो काफ़ी हद तक वो बैलेंस जिसने करना सीख लिया, वो एक सक्सेसफुल आपकी वो बन जाता है ऑफिसर आपके। बेसिकली अगर मैं सारे इंटरव्यू से समझ पा रही हूँ, एक आईएएस आईपीएस यूपीएससी का टेस्ट देने वाला कैंडिडेट होता है, जो स्टूडेंट होता है ना, वो इतना हार्ड वर्किंग हो जाता है, पैशनेट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसको पैशन के साथ साथ उसको सहना भी आ जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, भी कोई जरूरी नहीं है। उनको आपके ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए ही रेडी रहना होता है, और उसी से वो अपनी कई बार पर्सनल लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें उनको काफ़ी हद तक मीडिया जो लाइमलाइट दे रही, कुछ गलत भी नहीं है। काफ़ी हद तक एक अच्छे ऑफिसर से हमारा डिस्ट्रिक्ट आपके वेल टू मेंटेन रहता है। कुछ सेटबैक्स जरूर आती हैं, तो उसमें क्रिटिसिज्म के ग्राउंड्स हैं, वो हमें करने भी चाहिए, जिससे वो इम्प्रूव आपके करते रहें।
सर क्या आप यहाँ पे मुझे कोई IAS IPS की एग्जांपल देख के बताना चाहोगे जिस पे आपको आज प्राउड फील होता है? प्राउड जैसे कि इस टाइम पे आपके डॉक्टर दर्पण आलू वाले, उनको बेस्ट कैडेट भी आपके दिया था आपके दोवाल सर ने। तो अल्टीमेटली परेडिंग ग्राउंड में इस टाइम पे वो पंजाब में ही पोस्टेड हैं। तो ऐसे आपके ना बहुत सारे एग्जांपल हैं जो फ्रेश वाले जितने भी बने हैं, चाहे दिलप्रीत हो चाहे जयंत पुरी हो, आपके सब इस टाइम पे ट्राई सिटी वाली बेल्ट में ही आपके पोजिशन है। तो हम कह सकते हैं कि हर साल हमें ना वो 2-3 ऐसे ऑफिसर तो मिल जाते हैं जो काफ़ी ना रिलीजियसली अपने टास्क को पैशनेटली आपके कर रहे हैं, और उनकी जर्नी को देख के हमें भी लगता है कि आपके हमने एक अच्छे स्टूडेंट को ना एक एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने वे में उनको राइट वे में यूज़ भी आपके कर रही है, जिससे ओवरऑल वेलफेयर आपके रीजन का होना चाहिए। इसका मतलब स्टोरीज तो बहुत सारी, पर मैं सारों के नाम लूंगा, आपको अगर उनका नहीं लिया तो इसलिए हिमाचल वाले भी मेरे को अलग मैसेज इनबॉक्स में आज डालेंगे सर आपने उनका लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट सारे डियर होते हैं, और इसमें से ज़्यादा स्टूडेंट जिनका नहीं भी हुआ उनके साथ ये बॉन्ड तो हमारा रहता है। इसका मतलब आपके वो नहीं भी बन पाए ना किसी और फील्ड, जब हमने नहीं बने तो वो क्या बनते हैं? वो आपके अल्टीमेटली ना आपके प्लान बी में कोई मान लो अपनी बैंकिंग में भी जा सकता है, कोई आपके कोई ग्रेजुएशन में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई अपने स्टार्टअप्स कर रहा है, कुछ एनजीओज भी आपके चला रहे हैं। तो इसका मतलब ना आपकी देखा गया कि मेरे के अभी केस में तो ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने अपनी एक्सट्रीम स्टेप लेके लाइफ वगैरह ले ली हो। तो काफ़ी हद तक वो सब ना एडजस्ट कर जाते हैं, अपनी मैरिज वगैरह हो जाती है, काफ़ी हद तक वो एक्सेप्ट करते हैं ग्रेसफुली कि देखो हमने प्रिपेयर तो किया, कम से कम हमारे पास विल थी अपने ड्रीम को परस्यू करने की। आधों ने तो उसको देख के कि टफ है तो छोड़ दिया। तो इसका मतलब वो सेटिस्फेक्शन इवेंचुअली मिल जाती है, और कुछ हमारी तरह अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो वही खोलते हैं जो एंड तक गए हैं। हाँ, एंड तक गए हैं। जो सक्सेसफुल नहीं होते ना, उनको फिर अंदर से कई बार लगता है कि जो हमने इतनी नॉलेज एक्वायर की थी उसको कैसे गिव अप कर दें। तो हमें लगता है कि चलो नॉलेज तो कहीं नहीं गई आपकी। इसका मतलब सरस्वती तो कहीं नहीं जाती, लक्ष्मी जा सकती है, सरस्वती तो कहीं भी नहीं। और तो फिर कईयों को लगता है कि नहीं ये एक वर्दी जर्नी है जिससे हम बाकियों को कम से कम राइट गाइडेंस कर दें, जो हमारे टाइम में शायद थोड़ी बहुत 19-20 कम रह गई थी। तो उसकी वजह से उस इंटेंशन से ही ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं। ज़्यादातर ट्राई सिटी में जो इंस्टीट्यूट्स हैं सबको मैं पर्सनल लेवल पे आपके जानता हूँ, कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स ही हैं, कुछ आपके हमारे सीनियर हैं। तो इसका मतलब ना एक अलग से बॉन्ड हम भी रहती है। वो अलग बात है कॉम्पिटिटिव कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो वो तो है ही है, वो रहता है वो हर फील्ड में। इसमें मैं ये जानना चाहूँगी अब कि आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे अगर उन्होंने IAS या IPS के टेस्ट की तैयारी करनी है? ठीक है, उनको मैं यही बोलूँगा, यही कोट मैंने जो स्टॉक में भी बोला था, लेट योर ड्रीम्स बी योर ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ एंड सिंसियरिटी इन एफर्ट शुड रिफ्लेक्ट योर वर्क स्पीड तो राइज एंड शाइन। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में ना एक सिंसियर एफर्ट से, राइट इंटेंशन से प्रिपेयर करो, और हार्डवर्क इतना करो कि अपने आप नेचर ही आपके फेवर के लिए रेडी हो जाए। इसका मतलब आपकी डेस्टिनी में नहीं है, कम से कम उसको फाइट तो करो कि एक बार आपको भी लगे कि मैंने जर्नी की थी, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ एक पॉजिटिव माइंडसेट से स्टूडेंट ना हमें भी थोड़ा प्राउड फील हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेक्चर लगाने आ गए हो, उसमें वो हंगर नहीं दिख रही, कुछ पैशनेट नहीं दिख रही, क्योंकि हम अपनी लाइफ का ना काफ़ी प्रीशियस टाइम आपके इस प्रिपरेशन में दे रहे हैं। सर आपने बहुत अच्छा बोला कि हंगर होना बहुत जरूरी है। हंगर तो मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। अगर आज ये पॉडकास्ट भी है, कहीं ना कहीं वो जब मेरी टीम का हंगर है, जब मेरे हस्बैंड का पीछे क्रेडिट जाता है उनको। जैसे आज आपके उनका हमने देखा कि काफ़ी 45 मिनट्स का बहुत ज़्यादा पहले एफर्ट था ना, इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और उसी हंगर से ही देखो धीरे चीज़ें आपके लाइन में सिस्टम आने लग जाते हैं, है ना। तो बिना हंगर के तो कोई भी काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर आप पैशनेट रहोगे, मुझे लगता है कि हम फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं रेदर देन अगर सक्सेस हो जाते हैं तो हम उसको बस। इसमें हमने भी देखा कि कई कैंडिडेट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार ना उनकी एक फॉल्स ईगो उनको एक सुपीरियर सा वो ईगो बना देती है, और वो कई बार हमने देखा है कि ना राइटफुल वे में उस पावर को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। पर जो स्टूडेंट 3 या 4 अटेम्प्ट फेल करके बन रहा है वो काफ़ी हम्बल होता है, और एंड तक हमने देखा है वो काफ़ी ना ग्रेसफुल होता है कि उसने दूसरी साइड भी देखी है। उसको पता है कि ये जो सक्सेस है ये मिल तो गया है, इसके जो प्राइस पे किया है उसके लिए आपके ऐसा ही चांस की बात थी कि मैं सिस्टम में आ गया। और क्योंकि कई बार ना जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा उसमें आप सिलेक्ट नहीं होगे, काफ़ी एवरेज अटेम्प्ट में सिस्टम आपको पिक भी कर लेगा। तो इसका मतलब कई बार फिर वो रियलिटी चेक ऐसे कैंडिडेट्स को ना थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वो हम्बल रहते हैं, काफ़ी हद तक वो राइटफुल टोन करते हैं। कई बार हमें जब इमीडिएट सक्सेस मिलते हैं ना, हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, और उसकी राइट वैल्यूज़ जो आनी चाहिए थी वो हमारे में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। इसका मतलब कुछ गलत नहीं है कि अगर आपका एक आधा फेलियर से आप ज़्यादा सीख रहे हो तो लाइफ आपको ना किसी बिगर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर आपके कर रही है। आज मुझे मज़ा आ गया सर आपसे बात करके। सबसे बड़ी बात तो ये लगा कि IAS हो, IPS हो, या जीवन का कोई भी एग्ज़ाम हो,
फेलियर को एक्सेप्ट करना करना आपको ज़रूरी है। ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर कदम पे सक्सेस नहीं नहीं मिल मिलेगी। सकती। मुझे लगता है जो जीवन में हम फेलियर होकर या फिर अनसक्सेसफुल होकर जो लोगों की हाँ जी। मेंटेलिटी है उससे सीखते हो, वो आप फर्स्ट टाइम जैसे आपने हाँ बताई जी। सक्सेसफुल में सीख ही नहीं सीख ही सकते नहीं हैं। सकते। तो आईएएस आईपीएस बनना इतना भी टफ नहीं है। विवेक जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि अगर आप चाहो, आपका डेडिकेशन है, आपका पैशन है, आपका हार्ड वर्क है, तो आप पूरी कायनात को अपनी तरफ कर सकते हो। आप भगवान को मजबूर कर सकते हो हार्ड वर्किंग से कि जो आपने अपना सपना देखा है वो पूरा कर सकते हो। आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना। और विवेक जी ने हमें इतनी डिटेल में जानकारी दी है आज, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर की हैं। मैं विवेक जी का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू करना सो मच चाहूँगी। मैम फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट से सीखें। आपका कोई भी क्वेरी हो सिविल सर्विस के लेके तो आप मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से आपको एक राइट गाइडेंस ज़रूर दूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मिसलीड आपके कोई करे। तो इसलिए आप कभी भी वो कर सकते हैं हमें एक्सेस। मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को एक ओपन इन्विटेशन है कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो सिविल सर्विस के लिए, आप वेलकम रहिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा सब जगह पे हम आपके कम्युनिकेट करते हैं। वरना पंचकुला में हमारा इंस्टीट्यूट है तो आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप प्लीज़ पॉडकास्ट विद शालू को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे एक डाइवर्स टॉपिक्स को लेके आपको पॉडकास्ट मिलेंगी। सिविल सर्विस से लेके बिजनेस, एस्ट्रोलॉजी, आपके साइंस, सभी फील्ड्स का एक राइट मिक्स है। तो अगर आप इंस्पायर होना चाहते हैं और एक राइट सक्सेसफुल स्टोरीज को सुनना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट से बेटर मीडियम आपके नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ से आप इसको अभी इस मूवमेंट को यूज़ करके सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पॉडकास्ट विद द शालू को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी और आप बनते हो आपके जीवन के मास्टर। यहाँ पे आते हैं हमारे पास मेंटर्स, गुरु, और जो कि आपको अलग अलग फील्ड की जानकारी देते हैं और आपको बनाते हैं आपके जीवन का मास्टर।